हे स्मार्ट पीपल, सो फाइनली वी आर ऑन द सेशन जहां हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या आपको पता है आपका 9 मीटर जितना लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 9 ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, देन ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली आपका आता है रेक्टम। सो ये सारे ऑर्गन्स मिला के आपका बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि जो भी खाना आप खा रहे हैं उस खाने को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है एंड दैट इज़ हाउ यू आर अलाइव, राइट। तो इस सभी ऑर्गन्स के बारे में आज की इस मुलाकात में हम जानने वाले हैं और इन सभी ऑर्गन्स में से यू हैव टू बी केयरफुल। इन सभी ऑर्गन्स में से सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास ऑर्गन है वो है स्टमक, जिसके अंदर पाया जाता है HCl विच कैन ऑलमोस्ट डाइजेस्ट एनीथिंग, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को और सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सीक्वेंशली लेके हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ वॉट वी हैव डन टिल नाउ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, एक बार देखते हैं। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जहां हम डाइजेशन के बारे में जान चुके हैं कि डाइजेशन क्या होता है ना, कि आपके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, लाइक न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ना है ना, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ना। दिस इज़ वॉट वी हैव डिस्कस्ड। फिर हमने बात की न्यूट्रिएंट्स के बारे में, किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहाँ हमने वाइटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब कुछ समझ लिया है। फिर हमने बात की न्यूट्रिशन के बारे में, किस किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, वेदर इट्स पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, किस तरह का होता है, राइट। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर इन द प्रीवियस सेशन वी स्टार्टेड विद द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, राइट, जहाँ हमने बकल कैविटी को प्रॉपर्ली कंप्लीट किया था। और इससे पहले वाला सेशन आपको जो मिला था वो था एक बोनस सेशन, जहाँ मैंने आपसे बात की थी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की क्या क्या हिस्टोलॉजी होती है, क्या क्या मसल्स उसके ऊपर बिल्ड हैं जो कि प्रोटेक्शन दे रही है। तो उन मसल्स के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। तो एलिमेंट्री कैनाल हम स्टार्ट ज़रूर कर चुके हैं मगर ख़त्म नहीं किया है। ख़त्म हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो भी पार्ट्स हैं उनको एटलीस्ट एनाटॉमिकली देख लें कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो काम कैसे करते हैं, वो जान लें बस हम, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके स्टमक के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारा कुछ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर दिस। और फिर इसके बाद हम साथ में क्या पढ़ेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास, इसको भी हम आने वाली इंटरेक्शंस में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये समरी है, इसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। एंड शेयर आई एम स्टार्टिंग विद योर फेरिंग्स पार्ट। अब नाउ सवाल आता है कि सर फेरिंग्स क्या होता है ना। तो हमने बकल कैविटी प्रॉपर्ली कंप्लीट किया था। अब बकल कैविटी जो है वो जैसे यहाँ पे खाना होगा, वो खाना अंदर की तरफ एंटर करेगा और एंट्री के बाद अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो वो ऊपर भाग जाए, लाइक इट हैपन समटाइम्स, है ना। जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, तो कई बार क्या होता है कोल्ड ड्रिंक नाक से बाहर आ जाती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा ही गैसेस कंटेंट ज़्यादा होगा, तो इन दैट केस वो नाक से बाहर आ जाएगी। और दूसरा रास्ता क्या है कि वो नीचे चला जाए। तो अब हम चाहते हैं कि अच्छा तीसरा रास्ता भी है कि वो विंड पाइप, मतलब कि आगे वाले ट्रैकिया में घुस जाए। अगर आप अपनी बॉडी की बात करो तो आपकी बॉडी में ना कुछ इस तरीके से है। सबसे आगे वाला जो है ये है आपका विंड पाइप, इसके पीछे आपका होता है ईसोफेगस और सबसे पीछे होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो पीछे है स्पाइनल कॉर्ड, नेक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पीछे है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे आगे है ट्रैकिया और यहाँ बीच में क्या है आपके ईसोफेगस। तो अब दो रास्ते हैं, या तो ऊपर चले जाए या नीचे अगर आ रहा है तो नीचे एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है। कहाँ जाएगा वो? ओके, तो हम चाहते हैं कि वो ईसोफेगस में ही जाए, कहीं और ना जाए, तो हमें बाकी जगहों को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हें क्लोज करने से पहले या जहाँ पे भी फूड अभी आ रहा है उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप कहते हो क्या? फेरिंग्स। तब हो गए इट इज़ द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड विंड पाइप। तो इट्स लाइक ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे तुम जा रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, तुम्हें रास्ते में अब दो डाइवर्जेंस दिख गए। एक रास्ता जो कि विंड पाइप बना रहा है, एक रास्ता जो कि फूड पाइप बना रहा है, ठीक है। तब कहोगे इट इज़ द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड विंड पाइप, ठीक है।
फूड और विंड पाइप का एक कॉमन रास्ता है जिसके थ्रू चीज़ें अब आगे मूव करने वाली हैं, ठीक है। इट्स अ होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो इट्स जस्ट अ लोकेशन जो मैं आपसे मेंशन कर रहा हूँ, एक जगह है, एक लोकेशन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस फेरिंग्स के पास आप देखोगे कि जैसी जो बोलस क्या होता है ना, एक नई टर्म, एक नई वोकेबलरी आज के लिए सीख लो, दैट इज़ बोलस वो है कि यार जो आपके माउथ में खाना था, जो फूड आपने इनटेक किया था, और प्लस में अगर उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। अब सलाइवा क्या है वो हम आगे जानेंगे, मगर एज ऑफ नाउ इसको बस याद कर लो कि बोलस क्या होता है, खाना खाया और उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोलस नाउ, फाइन। तो अब फेरिंग्स में वो बोलस एंटर कर चुका है, अब इसके पास आगे 2 रास्ते हैं, मगर उन 2 रास्तों पर चलने से पहले, ईसोफेगस पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो फेरिंग्स हैं उसके एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले पार्ट को आप कहते हो नेजोफेरिंग्स, दूसरे वाले पार्ट को आप कहते हो ओरोफेरिंग्स, और तीसरे वाले पार्ट को आप कहते हो लरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, थर्ड पार्ट को आप कहते हो लरिंजियोफेरिंग्स। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके, फेरिंग्स के। मैं आपको मेंशन शो भी कर देता हूँ। देखो सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो ये वाला है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, जो कि नेजल कैविटी से आगे आ रहा है और हल्का हल्का जहाँ पे माउथ ओपन हो रहा है उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। सो दिस मस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट जहाँ पे बकल कैविटी ओपन हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। और फिर लास्ट नीचे वाला पार्ट जो जहाँ पे लैरिंग्स के पास है, मतलब कि नीचे इस वाले एरिया में जो फेरिंग्स होगा उसे आप कहते हो लैरिंजियोफेरिंग्स। तो ये पूरा फेरिंग्स ही है, जिसका टॉप मोस्ट पार्ट जो नोज के पास है उसे आप कहते हो नेजोफेरिंग्स। उसके बाद जो बक्कल कैविटी के पास है उसे आप कहते हो ओरोफेरिंग्स, और जो ट्रैकिया के पास है उसे आप कहते हो लैरिंजियोफेरिंग्स, ओके। तो नाम से इसका मतलब आप निकाल सकते हो, ये हो गया नोज के पास है तो नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये वाला ओरोफेरिंग्स हो जाएगा और ये हो जाएगा लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स हो गए। इसमें से नेजोफेरिंग्स के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ ओपन होगी या कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाएगा, तो यहाँ पाई जाती है ऑस्टेचियन ट्यूब। क्या है ये ऑस्टेचियन ट्यूब, आप जानते हैं, लाइक इफ़ यू हैव एवर ट्रैवल्ड इन द एरोप्लेन, है ना, तो फ्लाइट में जब आप ट्रैवल करते हो तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के ना जब फ्लाइट बोर्डिंग लेडी होती है तो उस टाइम पे ना उनके ईयर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इंटेंस पेन, राइट। तो वो पेन एक्चुअली क्या है कि आपके गला और आपका कान दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ट्यूब के साथ। उस ट्यूब को आप कहते हो ऑस्टेचियन ट्यूब, ओके। इसलिए कई बार होता है ना कि मान लो आपने कान में कोई दवाई डाली तो आपको गले में ना कड़वाहट सी फील होती है, तो एक्चुअली वो दवाई यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट बर्ड से आप जानते हो, तो इस वजह से वो इट्स अ लिंक बिटवीन दैट। तो वो ऑस्टेचियन ट्यूब करती क्या है, वो एक तरीके से प्रेशर को ना, आपके बाहर के प्रेशर और बॉडी के अंदर के प्रेशर को मेंटेन रखती है, ओके। तो इसका फंक्शन हम आगे और जानेंगे, मगर अभी को सिर्फ याद रखो नेजोफेरिंग्स में क्या ओपन हो रही है, ऑस्टेचियन ट्यूब ओपन हो रही है, ओके। दूसरी बात, ओरोफेरिंग्स में क्या ओपन होगा, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये ओरोफेरिंग्स इज दैट कैविटी जहाँ पे बक्कल कैविटी ओपन होगी, तो यहाँ आप लिख सकते हो बक्कल कैविटी। और जो तीसरा वाला पार्ट है लैरिंजियोफेरिंग्स, तो ये नीचे वाले पार्ट में क्या ओपन हो रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे गुलेट और ग्लोटिस ओपन होगा, ठीक है। अभी जो नीचे वाला पार्ट है लैरिंजियोफेरिंग्स, यहाँ से 2 रास्ते दिखेंगे आपको, एक रास्ता जाएगा विंड पाइप की तरफ, एक रास्ता जाएगा ईसोफेगस की तरफ। तो जो विंड पाइप है उसे आप कहते हो ग्लोटिस, और जो फूड पाइप है उसे आप कहते हो गुलेट। गुलेट इज व्हाट, फूड पाइप, एंड दिस इज कॉल्ड एज विंड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप और विंड पाइप पे जो ओपन होगा, आई होप इट इज़ विजिबल, इफ़ इट इज़ नॉट हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया ग्लोटिस, और ये पीछे वाला क्या हो गया, गुलेट, ठीक है, विच इज़ फूड पाइप, एंड दिस इज विंड पाइप या ट्रैकिया जिसे आप कहते हो, ओके। तो 3 पार्ट्स ओपन होंगे। अब एक सवाल और आता है कि यार ये जो फेरिंग्स के 3 पार्ट है, ये फेरिंग्स के 3 पार्ट कौन कौन सी सेल से लाइंड हो रखे हैं, कौन सी एपिथेलियम से बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो पहला वाला नेजोफेरिंग्स है, इट इज़ एक्चुअली लाइंड बाय
स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये इस वाली सिंपल एपिथेलियम से लाइंड हो रखा होता है। ओरोफेरिंग्स जो होता है और जो लैरिंजियोफेरिंग्स है ये दोनों ही लाइंड हो रखे होते हैं एन के नॉन कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये भी इसी से नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड हो रखा है। ये क्या है? ये है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हो गया आपके फायरिंग्स के बारे में। जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं इन बातों को नोट कर लीजिए। आप चाहो तो एक बार इस डायग्राम को वापस से नोटिस में ला सकते हो। ठीक है, मैंने सब कुछ हटा दिया है। तो दिस इज़ द पार्ट विच इज़ सिंपली कॉल्ड एज, ये वाला पार्ट कौन सा है? नेजोफेरिंग्स। दिस इज़ द पार्ट विच इज़ ओरोफेरिंग्स एंड दिस इज़ लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स में आपको मिलेगा एपिग्लॉटिस, है ना। जैसे आप नीचे जाओगे तो जो विंड पाइप है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपिग्लॉटिस क्या है। लेट्स मेंशन इट हियर। एपिग्लॉटिस जो होता है इट्स अ फैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये जो है ये आपके विंड पाइप को कवर करेगा ताकि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जा सके। इसके पीछे वाला जो पाइप है जो कि है आपका ईसोफेगस, उसके अंदर एंट्री ले। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस भी यहाँ पे पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके लैरिंजियोफेरिंग्स में। क्या होता है ये हम अभी आगे लिख लेंगे जब हम डीग्लूटिनेशन सोलोइंग प्रोसेस को पढ़ेंगे, तब मैं लिखवा दूंगा आपको क्या होता है एपिग्लॉटिस। तो दिस इज व्हाट वी कंप्लीट द फेरिंग्स पार्ट हियर। आते हैं नेक्स्ट टॉन्सिल्स पे। तो आपके बकल कैविटी से ही एंडिंग वाले पार्ट पे, पोस्टीरियर वाले पार्ट पे कुछ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। देखो होता है ना कई बार कि हम जाते हैं और हम डॉक्टर को बोलते हैं कि हमारे टॉन्सिल्स हो गए हैं हमें। तो टॉन्सिल्स तो आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है। वो टॉन्सिल्स अगर ब्रेक हो जाए या उन टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तब आपको प्रॉब्लम होती है बोलने में, या आपको गले के पीछे यहाँ पे दर्द होता है, कुछ आप सोलो नहीं कर पाते, तब होती है वो प्रॉब्लम अगर इनमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो। टॉन्सिल्स पहले से ही हैं आपके पास। ठीक है, तो जानते हैं कौन कौन से तरह के टॉन्सिल्स होते हैं हमारे पास। तो पहले टाइप का जो टॉन्सिल होता है दैट इज़ पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, दूसरे टाइप का जो होता है उसे आप कहते हो दैट इज ट्यूबुलर टॉन्सिल। तीसरे टाइप का जो टॉन्सिल है उसे आप कहते हो दैट इज लिंगुअल टॉन्सिल्स। और फोर्थ लास्ट जो होता है उसे आप कहते हो लैरिंजियोफेरिंग्स टॉन्सिल्स, सॉरी नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स। नेजोफेरिंग्स टॉन्सिल। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तरह के टॉन्सिल्स होते हैं। इसमें आप देख पाओगे जैसे अगर को ये आपका माउथ है तो माउथ में ये ऊपर वाला पैलेट है हार्ड पैलेट, पीछे आएगा सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के हल्का सा पीछे आपको मिलेंगे दो तरह के यहाँ पे टॉन्सिल्स विच आर पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, ऐसी जो जीभ है, जीभ के पीछे वाले पार्ट पे आपको मिल जाएंगे लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, और जहाँ पे नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स के आसपास क्या मिलेंगे आपको? नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स मिल जाएंगे, और आपके ट्यूबुलर टॉन्सिल्स जो हैं ये साइड साइड से निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह के टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स हैं क्या? टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारी WBCs मिलती है। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फाइटिंग होती है। कोई पैथोजन अगर एंट्री कर रहा है आपके माउथ में तो वो पैथोजन को मारने के लिए जो WBCs हैं वो यहाँ प्रेजेंट होंगी और वो वहाँ पे वो फाइट करेंगे आपस में। ठीक है, सो दैट्स अ लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, आते हैं आगे। तो वी हैव टॉक अबाउट व्हाट फेरिंग्स, वी हैव टॉक अबाउट द टॉन्सिल्स। इससे कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है बट इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये होता क्या है एक्चुअली में। अब आते हैं तीसरे पे जो कि है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये माउथ से सलाइवा रिलीज होता है ना। तो देखते हैं कि वो मतलब लाइक कौन कौन से डक्ट है या कौन कौन से ग्लैंड्स आपके पास प्रेजेंट है जो कि सलाइवा को सिक्रीशन करवाते हैं। ओके,
ऑल्दो ये पार्ट है आपके एक एसेसरी ग्लैंड का, मगर मैं इसको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। तो हमारे पास कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स बचेंगे, एक बचेगा पेनक्रियास, एक बचेगा लिवर, तो उसको हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। इसको सिर्फ यहाँ पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये बकल कैविटी का पार्ट है ना, और हम बकल कैविटी पढ़ भी चुके हैं, तो एक बार इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड पहली वाली जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या होती है सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको पता है कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करने वाली है, माउथ में प्रेजेंट होती है। 3 टाइप्स की आपको सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलेगी। पहली बात तो सलाइवा क्या है, सलाइवा एक लिक्विड है जिसमें आपको म्यूकस मिल जाएगा, लाइपेज मिल जाएगा, इसमें आपको थायोसाइनेट मिल जाएगा, इसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि आपके स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और काफ़ी कुछ मिल जाएगा इस सलाइवा के अंदर। तो एक लिक्विड है, मेजॉरिटी इट हैज़ वाटर, ज़्यादातर उसमें पानी होगा, बाकी कुछ 5% 0.5% क्या होंगे उसमें, म्यूकस हो गया और सलाइवरी अमाइलेज वगैरह ये सब कुछ होगा उसके अंदर। तो एक ऐसा लिक्विड जो आपके माउथ में बनता है जो कि फूड को सोलो करने में आसानी देता है। इट्स लाइक चटनी बनाई है, तो मैं आपसे कहूँ कि आप चटनी बना रहे हो, चटनी में क्या क्या डालोगे आप, तो यूल से सर धनिया डाल देंगे, पुदीना, मसाले डाल देंगे, क्या इससे चटनी बन सकती है? नहीं, अनटिल और अनलेस आप उसमें पानी ना डालो चटनी नहीं बन सकती। तो इट्स लाइक फूड जो आप खा रहे हो उस फूड को लिक्विड फॉर्म में, है ना, लुब्रिकेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन आता है, सलाइवा आता है। तो सलाइवा क्या है, इट लुब्रिकेट द फूड। जो सलाइवा होता है इट लुब्रिकेट फूड फॉर स्वेलो, ठीक है। तो ये काम होता है सलाइवा का, और सलाइवा को सिक्रीट कौन करता है, आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरह की होती है, पहली वाली को आप कहते हो पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी वाली को आप नाम देते हो दैट इज मैक्सिलरी या फिर मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी ग्लैंड या फिर सब मैंडिबुलर। और तीसरी वाली जो होती है उसे आप नाम देते हो, पहली हो गई पैरोटिड, दूसरी हो गई मैक्सिलरी, तीसरी होती है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। इनके बारे में जानते हैं कि हम क्या इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना, कोई टेररिस्ट है ना, इन्फॉर्मेशन निकालेंगे इनसे। पैरोटिड की बात करें, सबसे पहले वाली जो ग्लैंड होगी ये जो होती है, इट इज़ यू कैन से कहाँ प्रेजेंट होगी, तो ये प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ, है ना, चीक्स है ना, चीक्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है ये, है ना, लास्ट पोर्शन पे। और जो पैरोटिड है ये सबसे लार्जेस्ट है, ये मिडिल साइज़ की है, ये स्मॉलेस्ट है। ओके, तो इट इज़ लार्जेस्ट, ये है आपकी मिडिल साइज़ की, एंड दिस इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। ओके, दूसरी बात, जो पैरोटिड ग्लैंड है इसका सिक्रीशन कितना होता है, ये कितना सिक्रीशन करती है, आपके कितना सलाइवा निकालती है, तो जितना भी सलाइवा बन रहा है आपके माउथ में उसका 25% ये बनाएगी, ठीक है। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो है ये आपको बनाएगी 70%, और सबसे कम बनाएगी सबलिंगुअल जो कि है कुछ तकरीबन 5%, ठीक है, 5% ये बनाने वाली है। अगर हम बात करें इनके डक्ट्स के बारे में कि कौन कौन सी डक्ट जो है इनके साथ जुड़ी होती हैं, बिकॉज दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और अगर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है तो ये डक्ट के थ्रू सिक्रेशन करने वाली है। लेट मी राइट दिस पॉइंट हियर कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके पास डक्ट होती है, डक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, डक्ट इनके पास प्रेजेंट होती है। और आप कह सकते हो कि इसकी डक्ट कौन सी होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ स्टेंसन। डक्ट ऑफ स्टेंसन जो है ये इसकी डक्ट है। मैक्सिलरी मैंडिबुलर, क्या होता है मैक्सिलरी मैंडिबुलर, आपका जो लोअर जॉ है उसे कहते हैं क्या, मैंडिबुलर, ठीक है। तो इस वाले जॉ की जो डक्ट होगी उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ वॉटसन, डक्ट ऑफ वॉटसन। और जो तीसरा वाला है आपका, ठीक है, थर्ड जो है डक्ट ऑफ वॉर्टन, तीसरा वाला जो है वो आपका सबलिंगुअल है, और इसकी जो डक्ट होती है उसे आप कहते हो डक्ट ऑफ रेवेनस, डक्ट ऑफ रेवेनस, ठीक है। तो ये 3 डक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी वाली
ग्लैंड के साथ कौन सी डक्ट जुड़ी हुई है, ठीक है। और फाइनली सिक्रीशन क्या है, फाइनली तीनों का सिक्रीशन होता है क्या, सलाइवा, जो कि फूड के साथ मिलके बोलस में कन्वर्ट होने वाला है। तो आप लिख सकते हो दे ऑल एक्चुअली सिक्रीट सलाइवा, जो फाइनली क्या होगा, फूड के साथ मिक्स होगा और क्या बना देगा, बोलस, ठीक है। एक और बात यहाँ पे आप एज ए नोट पॉइंट बना सकते हो कि जो फर्स्ट वाली पैरोटिड ग्लैंड है, अगर कोई इसमें स्वेलिंग आ जाए, अगर कोई इसमें स्वेलिंग हो जाए तो ये एक बीमारी कॉज कर सकते हैं जिसे आप कहते हो मम्स। बच्चों में ये बीमारी कॉमन होती है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें मम्स या वे जो ये हैं स्वेल कर जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, उनको फीवर वगैरह आ जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं फीवर, है ना, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, ये सब कुछ जो है इस केस में हो सकता है मम्स वाले केस में। फाइन, तो यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ आपकी जो है सलाइवरी ग्लैंड। लेट्स ड्रॉ दिस ऑल्सो। तो जैसे मान लो अगर ये आपकी बक्कल कैविटी है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे कहीं तीत होंगे, ठीक है, नीचे की तरफ भी क्या होंगे, तीत होंगे इस तरीके से। यहाँ आपको पता है कि टंग पाई जाएगी, मान लो ये टंग मान लेते हैं इसको अभी को, और यहाँ पे ये ईयर्स होंगे, यहाँ कहीं पे क्या होगी, पहली होगी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, और इससे निकलने वाली डक्ट क्या होगी, मैं इसे अलग कलर से बनाऊँ, हाँ, तो ये जो है ये ग्लैंड हो गई ग्रीन वाली, और इससे निकलने वाली हो गई ये डक्ट। एंड व्हाट इज दिस डक्ट, दिस डक्ट इज फर्स्ट वन विच इज डक्ट ऑफ स्टेंसन, ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट वाली डक्ट, ओके। वहीं दूसरा जो टंग है, टंग के नीचे जो ग्लैंड होगी, दैट ग्लैंड इज एक्चुअली कॉल्ड एज दैट सलाइवरी ग्लैंड इज मैक्सिलरी, सॉरी सबलिंगुअल, जीभ के नीचे वाली सबलिंगुअल, और इससे निकलने वाली डक्ट देखो ये दिख रही है आपको यहाँ पे, अगर आप इस वीडियो में देखोगे ना तो ये सलाइवरी वाली ग्लैंड है, ये टंग है, टंग के जस्ट नीचे आप देखोगे क्या दिखेगी आपको, डक्ट ऑफ रेवेनस, और वहाँ से देखो सलाइवा निकल रहा है बाहर, दिखा क्या आपको ये, आई डोंट नो अगर ये वीडियो आपको दिख रही होगी तो दिस इज़ हाउ इट अकर। तो यहाँ से जो डक्ट आ रही होगी ऊपर की तरफ, दिस डक्ट इज डक्ट ऑफ रेवेनस, तो ये तीसरी वाली डक्ट है, और ये ग्लैंड कौन सी है, दिस ग्लैंड इज रेवेनस, सॉरी नॉट रेवेनस, इट इज सब मैक्सिलरी, और तीसरी कहीं यहाँ पे होगी, तो दिस इज द डक्ट दैट इज, ये सबलिंगुअल हो गई और ये मैक्सिलरी होगी। वाई आई एम राइटिंग दिस रॉन्ग, लेट्स करेक्ट इट। ये होगी कौन सी, लिंगुअल, और ये कौन सी है, ये है आपकी ये वाली मैंडिबुलर, ठीक है, लोअर जॉ में होगी मैंडिबुलर, तो दिस इज, और इससे निकलने वाली डक्ट भी यहीं से आ रही होगी, जो अगेन सिक्रेशन यहाँ छोड़ देगी, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वाटसन, ठीक है, सेकंड वाला। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको होने चाहिए क्लियर, एंड दिस इज व्हाट वी कंप्लीट दिस सलाइवरी ग्लैंड। आइए बात करते हैं कि सलाइवा के अंदर एक्चुअली में होता क्या क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा। देखो और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझाया गया है यहाँ पे, है ना। तो देखो ये जो है आपके पास पैरोटिड ग्लैंड है, जिसके स्वेलिंग से मम्स हो जाता है, और इसे निकलने वाली डक्ट कौन सी है, डक्ट ऑफ स्टेंसन, ठीक है। दूसरा, ये आपके पास जीभ थी, तो जीभ के नीचे वाली कौन सी ग्लैंड है, डक्ट सबलिंगुअल से निकलने वाली डक्ट कौन सी होती है, डक्ट ऑफ रेवेनस, और पीछे यह है सब मैंडिबुलर, जिससे निकलने वाली डक्ट कौन सी होगी, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ वाटसन, ठीक है। तीनों डक्ट आपको याद होनी चाहिए। बात कर लेते हैं सलाइवा के सिक्रीशन के बारे में, यहाँ लिख ले। अगर मैं सलाइवा की कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो सलाइवा में क्या क्या होता है, तो पहली चीज़ इसमें मेजॉरिटी तो पाया जाएगा वाटर, ठीक है, 99.5%, इट्स लाइक वही जो ऐड आता है ना लाइफ बॉय का कि 99% ऐड जर्म्स को किल करें। अब वो 0.5% क्यों नहीं हो रहे हैं किल, वो पता नहीं, लेकिन हाँ इतने किल हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, वाटर के अलावा इसमें पाया जाता है कुछ अदर सब्सटेंसेस, कितना बचेगा 0.5%, और देखते हैं उन अदर सब्सटेंसेस में क्या आएगा। इन अदर सब्सटेंसेस में आएगा सबसे पहली चीज़ म्यूकस, ठीक है, म्यूकस मिल जाएगा जो कि लुब्रिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे आपको लाइजोजाइम जो कि एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है,
एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मार देगा। तो ये लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपके टीयर्स के अंदर और आपके माउथ में सलाइवा के अंदर, ठीक है। इन दो जगहों पे आपको ये लाइसोजाइम्स मिल जाएंगे जो कि एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है। तीसरा और क्या मिल सकता है? यहाँ आपको मिल जाएगा थायोसाइनेट, ठीक है। चौथा मिल जाएगा सलाइवा के अंदर, दैट इज़ लाइपेज, लेकिन लाइपेज जो होगा वो इनएक्टिव होगा, इसीलिए आपके माउथ में कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं होता। लाइपेज जो होता है वो फैट डाइजेशन करता है, लेकिन वो इनएक्टिव है, इस वजह से वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो म्यूकस हो गया, लाइसोजाइम, अच्छा लास्ट चीज़ बच गई जो कि है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जिसको आप टाइलिन के नाम से भी जानते हो, या डायस्टीएस और टाइलिन, है ना। तो टाइलिन जो है ये सलाइवरी अमाइलेज से क्या करेगा? ये स्टार्च को तोड़ के उसे माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। इसका फंक्शन हम आगे जानेंगे, अभी नहीं, है ना। इस चैप्टर में आगे हम सीखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो इट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। इसको हम आगे सीखेंगे अभी, बट आई होपफुली कि ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, एक और बात, इसी सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होते हैं कुछ आयंस। तो दूसरी चीज़ और क्या होगी इस अदर सब्सटेंसेस में? वो आएंगे आयंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, साथ में आयंस भी होंगे इसके अंदर। तो यहाँ लिख दूँ, कुछ आयंस भी मिलेंगे, जैसे कि कार्बोनेट आयंस, जैसे कि सोडियम आयंस, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि क्लोराइड। इसमें से जो क्लोराइड आयन है ये एक्टिवेट करता है किसको? इट एक्टिवेट सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट कर देगा। आगे बात समझ में? तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा एज वेल एज द सलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव कंप्लीटेड हियर। तो हमने फेरिंग्स कंप्लीट कर लिया, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस के बाद हम बात करेंगे स्टमक की, स्टमक के बाद हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज अबाउट ईसोफेगस। क्या है सर ईसोफेगस? तो यू कैन सी हियर इट्स जस्ट अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि 25 सेंटीमीटर है ना। आपको पता है ना फुटा जो स्केल आता था प्लास्टिक का, या आता है, वो प्लास्टिक का स्केल कितना होता है? 12 से 15 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है वो। तो उससे हल्का सा और लंबा मान लो, इतनी लंबी आपकी होती है ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ईसोफेगस जो है ओपन होगा स्टमक के अंदर, तो इट्स लाइक ये आ रही है ईसोफेगस। इसके आगे क्या होगा? ट्रैकिया। पीछे क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड। ये बातें आपको याद होनी चाहिए एज अ मॉर्फोलॉजी, ओके। इसके बाद ईसोफेगस जो है ये ओपन होती है आपके स्टमक के अंदर, तो ये स्टमक हो गया। फिर ये आगे इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, तो ये स्टमक में जाके ओपन हो रही है कौन? ईसोफेगस। क्या कैसे ओपन होगी, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो हम आगे देखेंगे अभी। मगर आगे बढ़ो, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंचर्स। अब जहाँ पे ये ओपन हो रही है वहाँ पे कुछ स्पिंचर्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक ईसोफेगस के ऊपर की तरफ स्पिंचर होता है, एक ईसोफेगस के नीचे की तरफ स्पिंचर होता है, ठीक है। ऊपर वाले स्पिंचर को आप कहते हो अपर ईसोफेजियल स्पिंचर। भाई ईसोफेगस के ऊपर स्पिंचर है तो इसलिए अपर ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था मेरे से कभी, है ना, इट्स लाइक जो स्पिंचर है ना, वो स्पिंचर और वेल में क्या डिफरेंस होता है? आपको ना आपकी हार्ट के अंदर वेल्स होती हैं, इट्स लाइक इट्स अ वेल। जो जैसे मान लो अगर मैं ब्लड हूँ तो ये वेल्व है और मैं ऐसे खुला और ब्लड ऊपर आ गया और इसने मेरे को रोक लिया, अब मैं वापस नीचे नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो वेल जो होती है वो बैक फ्लो से बचाती है। स्पिंचर जो होता है ये रेगुलेट कर सकता है फ्लो बाई डायरेक्शनल। मतलब कि मान लो अगर ये स्पिंचर है तो स्पिंचर में चीज़ें नीचे से ऊपर आ गई, ऊपर से वापस लौट के नीचे भी जा सकती है। ये स्पिंचर बंद होगा खुलेगा, बंद होगा खुलेगा, तो ये बाई डायरेक्शनल रेगुलेशन करता है। वहीं पे वेल जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल रेगुलेशन करती है। तो ये स्पिंचर्स हैं, वेल नहीं है। तो अपर ईसोफेजियल स्पिंचर और नीचे वाला जो है उसे आप कहोगे लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर, लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। हालांकि इस नीचे वाले के और भी कुछ नाम है, जैसे कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर, या फिर इसको एक और नाम से जानते हो विच इज़ गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर। तो इसे एक और नाम से जानते हैं विच इज़ गैस्ट्रो
ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। क्यों ऐसा नाम क्यों दिया? बिकॉज देखो ईसोफेगस और गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के बीच में है, इसीलिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल। कार्डियक क्यों कहा? बिकॉज स्टमक का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये ओपन हो रहा है इसे आप कार्डियक कहते हो, इसलिए कार्डियक स्पिंचर नाम दे दिया इसको। और नीचे है इसलिए लोअर ईसोफेजियल नाम दे दिया। ऊपर वाले का एक ही नाम है विच इज़ अपर ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। तो ये दो स्पिंचर्स यहाँ पाए जाएंगे, पहला स्पिंचर और दूसरा स्पिंचर। सेकंड बात जो आप ध्यान रख सकते हो इसके बारे में वो ये है कि जो ये ईसोफेगस है इसका कौन सा वाला पार्ट वॉलेंट्री है, कौन सा पार्ट इनवॉलेंट्री है, मतलब कौन सा पार्ट आपके कंट्रोल में है, कौन सा नहीं है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि यार जो आप खा रहे हो वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, और जब आप निकाल रहे हो वो आपके कंट्रोल में है, बाकी कुछ कंट्रोल में नहीं है। इन्हें कभी भी निकाल दोगे, यू हैव द लिमिट कि आप उसे कंट्रोल रोक के रख सकते हो। देयर विल बी अ लिमिट, जब वो लिमिट क्रॉस होगी तब इट्स अ केस कि आप उसे रोक नहीं पा रहे हो तो आपको फीसेस बाहर निकालनी है ना, तब कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लेकिन एक लिमिट तक आप उसे रोक सकते हो। तो क्या निकालना है क्या नहीं, मतलब कब निकालना है वो कंट्रोल में है, और क्या खाना है वो कंट्रोल में है। एक बार वो अंदर चला गया, एक बार आपने उसको निगल लिया, फिर कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि ईसोफेगस का कौन सा वाला पार्ट वॉलेंट्री है, कौन सा पार्ट इनवॉलेंट्री। सो इफ दिस इज ईसोफेगस, हरी 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 भरी, और इस ईसोफेगस का जो अपर वाला पार्ट होगा ना, दिस अपर पार्ट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अगर ये स्केलेटल मसल से बना है तो इसका मतलब क्या, ये वॉलेंट्री होगा, पहली बात। दूसरा, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा जिसके बाद सीधा स्टमक चालू होगा, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। तो अगर ये स्मूथ मसल से बना हुआ है तो कैसा होगा, ये इनवॉलेंट्री होगा। और तीसरी बात, जो बीच वाला पार्ट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ बोथ टाइप ऑफ मसल्स, ये बोथ मसल से बना होता है, तो इट इज़ पार्शियली वॉलेंट्री पार्शियली इनवॉलेंट्री। हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकते हो मगर ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द बीच वाला पार्ट, फाइन। तो दिस इज़ व्हाट ईसोफेगस, या जिसको मैं एक और नाम से कह सकता हूँ फूड पाइप या फिर गुलेट, ठीक है। तो ये वही गुलेट, गुलेट के कौन कौन से पार्ट कैसे हैं ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ईसोफेगस में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है, वो होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना, इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल्स। है आपको मैं भी पढ़ाऊंगा हिस्टोलॉजी, ऑल्दो हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर मान लो ये आपका पाइप है तो इसके आसपास पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, 4 लेयर्स इसके आसपास होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, उसके अंदर वाली सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, और उसके अंदर क्या होगा, ल्यूमन होगा, राइट। तो हम उन लेयर्स को पढ़ेंगे मगर उन्हीं लेयर्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाना नीचे की तरफ पुश होता है, ठीक है, खाना नीचे की तरफ पुश होता है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे, अगर ये पहले ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये पिचक गया, खाना हल्का से नीचे गया, फिर यहाँ वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, खाना और नीचे पहुँचेगा, फिर और ये वाली मसल्स, नीचे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो खाना और नीचे पहुँचेगा। इस तरीके से वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है, ठीक है। तो इट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स बाय विच द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड, ठीक है, बाय विच फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड, ठीक है। अरे खाने को आप नीचे की तरफ पुश कर देते हो, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। और एनीथिंग एल्स विच यू कैन नोट हियर। बाकी आपको पता है कि यार ईसोफेगस की 2 ओपनिंग होगी, पहली ओपनिंग जो है मतलब नॉट ईसोफेगस है ना, फेरिंग्स की 2 ओपनिंग है विच इज़ गुलेट एंड ग्लॉटिस। यहाँ पे ये ईसोफेगस है जिसे आप फूड पाइप कहते हो, ठीक है, फूड पाइप। बाकी आप लास्ट पॉइंट पर सकते हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन ईसोफेगस बट गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, कोई भी खाना, कोई भी एंजाइम्स यहाँ नहीं है, कोई भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट है विच इज़ है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो है म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी, तो हाँ भाई म्यूकस ज़रूर होता है आपकी ईसोफेगस में, और भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ईसोफेगस में कोई भी उसका डाइजेशन नहीं होना। अब एक अगर आपसे सवाल पूछूँ, क्या स्टार्च का डाइजेशन ईसोफेगस में हो रहा है कि नहीं हो रहा, सोचो भाई सोचो क्या होगा।
तो अगर हम देखें कि क्या स्टार्च का डाइजेशन आपकी ईसोफेगस में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि यार नहीं हो रहा है ना, बिकॉज कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, कुछ सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो डाइजेशन भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। लेकिन ध्यान रखो कि यार जो बोलस ऊपर से माउथ से नीचे आ रहा है, क्या उस बोलस पे सलाइवा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है, तो वो सलाइवा के साथ ही तो नीचे आ रहा है। तो सलाइवा में तो फिर सलाइवा में तो सलाइवरी एमाइलेज भी होंगे, तो वो तो डाइजेस्ट कॉन्टीन्यूसली किए जा रहे हैं ना उस खाने को। तो जो खाना, जो बोलस नीचे आ रहा है, उस बोलस में डाइजेशन चल रहा होगा, लेकिन वो डाइजेशन का कारण ईसोफेगस नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ईसोफेगस सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करती है गॉबलेट सेल्स के द्वारा, इसके अलावा कोई और डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ईसोफेगस। तो शेड वी कंप्लीट दिस वन ऑल्सो। बात करते हैं ईसोफेगस की हिस्टोलॉजी के बारे में, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट थी। तो अगर आपको याद हो तो कौन कौन सी लेयर्स मैंने आपको बताई थी। सबसे बाहर वाली लेयर विच इज़ सिरोसा। बताओ सिरोसा किससे बनी होती है। तो सिरोसा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जनरली इससे बनी होती है ना। मैंने लिख दिया है लेकिन मैं लिख के काट रहा हूँ। आई रिपीट, मैंने लिखा है और मैं लिख के काट रहा हूँ, आप भी लिख के काट देना ताकि आपको याद रहे। मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस की यही स्पेशल बात है कि इसमें सिरोसा नहीं होती, इसमें होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मतलब कि आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो सिरोसा है वो बनी होती है इन दो तरह की सेल से, लेकिन ईसोफेगस को छोड़ के और असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलॉन को छोड़ के ये जो तीन पार्ट्स हैं, ईसोफेगस, असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, इन तीन पार्ट्स की जो सिरोसा है वो बनी होती है सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से, नॉट स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को आप नोट कर लीजिए कि स्पेशल बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि सिरोसा इज एब्सेंट, इंस्टेड only connective tissue is present. So in esophagus, outermost layer क्या कहलाएगी, outermost layer कहलाएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फाइन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है पहले के बारे में जो कि है सिरोसा। दूसरी लेयर में कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है क्या, जो कि होती है मस्कुलरिस। नहीं सर, जैसे जिस प्रकार पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलरिस होती है वैसे इसमें भी होती है, विच इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स। आउटर वाली जिसे आप नाम देते हो लॉन्गिट्यूडनल, और अंदर वाली सर्कुलर। ठीक है, दो मसल से मिलकर बनी होती है। तीसरी अगर हम लेयर की बात करें तो तीसरी लेयर क्या होती है, विच इज सबम्यूकोसा। क्या इसमें सबम्यूकोसा के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात या इंपॉर्टेंट बात है? नहीं सर, इसमें भी सेम बात है कि भाई जैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबम्यूकोसा जो है वो बनी होती है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, ऐसे इसमें भी होगा। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ इज प्रेजेंट। ठीक है, और लास्ट क्या आती है आपकी म्यूकोसा, लेकिन आप जानते हैं म्यूकोसा अंदर से फोल्ड हो रखी होती है। तो लास्ट जो है फोर्थ म्यूकोसा, क्या इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात है? नहीं सर, ये भी सेम है जैसा सब में होता है, बाकी इसमें भी वैसे ही होता है कि म्यूकोसा जो है इसके तीन पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो होगा विच इज मस्कुलरिस इंटरना, मस्कुलरिस इंटरना। सेकंड जो होगा वो होगा लैमिना प्रोपिया, और तीसरी होगी एंडोथीलियम। जिस प्रकार पूरी एलिमेंट्री कैनाल में है वैसे इसमें भी है। और यहाँ से ये म्यूकोसा यहाँ से क्या सिक्रीट करेगी, यहाँ से म्यूकस सिक्रीट करेगी। ठीक है, तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप भी बार बार लिखो, बार बार मेरे मुंह से सुनो और याद हो जाए आपको अभी के अभी। ठीक है, तो लेट्स नॉट लीव इट फॉर रात को याद कर लेंगे, अभी का भी निपटा के सोते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। 4 तरह की हमने हिस्टोलॉजी यहाँ कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट, डीग्लूटिनेशन, खाना को इनगल्फ करना, है ना।
सो पहली बात एक सजेशन मैं आपको दूं तो यार खाना खाने के जस्ट बाद पानी मत पिया करो, खाना खाने से जस्ट पहले पानी मत पिया करो। एटलीस्ट खाना खाने वाली जो बाउंड्री है उससे 3 घंटे पहले पानी मत पियो और उसके बाद भी 3 घंटे तक पानी मत पियो, ठीक है। या 2 घंटे या 1 घंटा ऐसा मान लो, पर इतना टाइम रखो, बिकॉज अगर आप पानी पी रहे हो तो आपका स्टमक में जो खाना है, जो आपने खाना खाया, उसका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जैसे ही आप पानी पियोगे तो स्टमक का जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कीप इट एज अ नोट पॉइंट। ओके, हम बात करते हैं डीग्लूटिनेशन। जब हम खाने को स्वलो कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से पार्ट यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स आएंगे ब्रेन के थ्रू ही डीग्लूटिनेशन होता है या फिर सोलोइंग हो पाती है। ब्रेन में पहला पार्ट जो है इन्वॉल्व होगा वो होगा सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। और दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो होगा पोन्स, विच इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ swallowing, ठीक है। ये swallowing का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। किस तरीके से सेरिब्रम क्या करेगा, जैसे ही मान लो आपने खाने को इनगल्फ किया है ना, तो योर टंग इज गोइंग टू पुश द फूड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपकी जो टंग है वो उस खाने को पीछे सॉफ्ट पैलेट की तरफ पुश कर देगी, ठीक है। और ये सिग्नल्स कहाँ से आएंगे, सेरिब्रम से आएंगे। तो फूड या बोलस इज पुश्ड टू bolus is pushed to soft palate, है ना। bolus is pushed to soft palate by posterior tongue। टंग का जो पीछे वाला पार्ट है वो उस खाने को पीछे की तरफ पुश कर देगा। और ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है आपके सेरिब्रम से। दूसरी बात, जैसे ही वो खाना टच करेगा आपके पीछे सॉफ्ट पैलेट को, तो सॉफ्ट पैलेट से अब उस खाने को अंदर की तरफ हम इनगल्फ कर लेंगे और ये सिग्नल आएगा पॉन्स वाले पार्ट से। तो यहाँ पे आप कहोगे एज फूड टचेस सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जैसे कि जो खाना है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करेगा, इंस्टेंटली क्या होगा, सिग्नल्स आएंगे आपके पॉन से। और फाइनली आप कहोगे कि जो यूव्यूला है ना, अगर मान लो ये आपकी माउथ है, तो इस माउथ में पता है ना आपको, ये बकल कैविटी है, बकल कैविटी से खाना ऊपर जा सकता है, उससे कौन बचाएगा, यूव्यूला, विच इज़ बेल लाइक स्ट्रक्चर। और नीचे आपको पता है फूड विंड पाइप में जा सकता है, तो वहाँ से कौन बचाएगा, ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस। तो ये जो पार्ट है ये है एपिग्लॉटिस, विच इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। और ये ऊपर वाला है आपका यूव्यूला, विच विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द नेजल कैविटी, ओके। तो आप कहोगे यूव्यूला प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन, कहाँ पे, नेजल कैविटी। ये खाने को रोक देगा नेजल कैविटी में जाने से। और साथ ही साथ आप कहोगे जो एपिग्लॉटिस है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तो डायरेक्टली अब खाने के पास एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है कि वो सीधा विंड पाइप, फूड पाइप से नीचे जाएगा और वहाँ होगी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। फाइन। तो आई होप कि डीग्लूटिनेशन या फिर सोलोइंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो आप समझ चुके हैं। एंड शेयर वी एंड दिस पार्ट, ठीक है। अब आते हैं सीधा नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि है स्टमक। ओके, सो फ्रॉम शेयर वी आर स्टार्टिंग द स्टमक। इससे पहले जो से अभी तक हमने करा है उसको एक बार रिवाइज मार लो। तो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, तो हमने बात करी फेरिंग्स के साथ, हमने शुरुआत करी थी। फेरिंग्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो नज़र मार लो, है ना। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देख लो, वरना नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी एक काम करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, इस सारे पार्ट को एक बार अपने माइंड में खुद से बोल के देखो। आँख बंद कर लो, खुद से बोल के देखो क्या क्या लिखा हुआ था। जहाँ मदद चाहिए वहाँ आँख खोलो और स्क्रीन पे देखो, फिर वापस रिपीट करो। तो अभी के अभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स। तीसरा पार्ट स्लेवरी ग्लैंड, ये भी पढ़ लिया होगा आपने, है ना। और स्लेवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, विच इज़ कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं। ईसोफेगस पढ़ लिया, ईसोफेगस के हमने लेयर्स पढ़ ली, हिस्टोलॉजी, और हमने सोलोइंग कैसे होते हैं वो भी हमने जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है स्टमक। गुड़ है ना, कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब क्या है, तो एक्चुअली में कोई चूहे थे ना अंदर, तो एक्चुअली में आपकी जो स्टमक की मसल्स होती हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करती है एक हार्मोन की वजह से, सेरोटोनिन।
उस कॉन्ट्रैक्शन में जो आवाज़ आती है वो होती है गुड़ 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 वाली, है ना, जो खाने का सिग्नल होता है कि यार भूख लग रही है, ठीक है। तो स्टमक जो है, पहली बात तो ध्यान रखो कि स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, वाइडेस्ट ऑर्गन है, वाइडेस्ट मस्क्यूलर ऑर्गन है ये, ठीक है। कैसा है, जे शेप का है, तो इट इज वाइडेस्ट मस्कुलर जे शेप ऑर्गन। दूसरी बात, अच्छा डिस्टेंसिबल भी है, डिस्टेंसिबल क्या होता है, डिस्टेंसिबल मतलब कि ये एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। इट इज डिस्टेंसिबल मतलब ये अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंड या बड़ा हो सकता है। पहले ये बिल्कुल सूखा सा होगा, अब जैसे इसमें आप खाना डालोगे तो ये और एक्सटेंड, उसकी मसल्स जो है वो एक्सटेंड हो सकती हैं, तो इलास्टिक टाइप आप कह सकते हो, है ना। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में 3 मेंशन्ड है। पहला वाला जो है वो है कार्डियक, दूसरा जो है उसे आप कहते हो पाइलोरिक, या दूसरे को आप कहते हो फंडस, तीसरा वाला जो है वो है पाइलोरिक, या इनफैक्ट चौथे को पाइलोरिक कह दूँ, इसे आप बॉडी कह सकते हो, और फोर्थ जो है वो है पाइलोरिक, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये स्टमक है, स्टमक का ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, ये वाला जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक, जहाँ पे फूड की एंट्री होने वाली है, यहाँ पे गैसेस पाई जाती है ना, जो डाइजेशन के दौरान स्टमक में जो गैसेस बन रहे होंगे वो गैसेस यहाँ इस वाले एरिया में पाई जाएंगी। यहाँ हो गया आपका कार्डियक, ये जो मेन पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसे आप कहते हो पाइलोरिक, तो इट इज पाइलोरिक, कार्डिया, फंडस एंड दिस इज बॉडी, ओके, दिस इज बॉडी, फाइन। ये 4 पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ कहाँ पाया जाता है ये आपका स्टमक, तो आप कहोगे कि जो आपका एब्डोमेन है उसके लेफ्ट वाली साइड में और लोअर, ठीक है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट वाली साइड में आपका पाया जाता है। तो लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन बिलो डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम के नीचे और लेफ्ट साइड में पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आप कहते हो इसमें स्पिंचर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक स्पिंचर तो मैं आपको बता चुका हूँ जो कि ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे होगा, तो जिस पार्ट पे ये ओपन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक, तो इट इज़ कार्डियक स्पिंचर। तो पहला स्पिंचर कौन सा होगा, विच इज़ कार्डियक स्पिंचर, जिसका मैंने आपको एक और नाम बताया था विच इज़ लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर। या फिर इसी को आप कहते हो एक और नाम से विच इज़ जीआई स्पिंचर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। दूसरा स्पिंचर जो होता है वो होता है नीचे वाले पार्ट पे, जहाँ से रेगुलेशन अगेन होगा, क्योंकि खाना यहाँ पे आ रहा है तो खाना जो है वापस ऊपर ना लौट जाए या खाना नीचे आगे ना फिसल जाए, है ना, डाइजेशन होने से पहले ही तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक और स्पिंचर है विच इज़ पाइलोरिक स्पिंचर, नाम पे ही डिपेंड है, विच इज़ पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। तो ये 2 स्पिंचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने लोकेशन की बात कर ली, हमने पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लिया, और स्पिंचर्स कौन कौन से हैं और ये क्या है वो हमने यहाँ पे जान लिया है। एक जे शेप का ऑर्गन है आपका ये, ठीक है। हालांकि जे शेप कहाँ से लग रही है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ हो गया हमारा, 2 तरह के स्पिंचर्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए, और स्पिंचर्स क्या है, रेगुलेट करेंगे एंट्री भी और एग्जिट भी। एक और बात, यहाँ पे डिसऑर्डर्स बन जाते हैं कुछ, जैसे मान लो अगर को छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों में क्या होता है, जब वो खाना खाते हैं तो उनके ये स्पिंचर्स अच्छे से डेवलप नहीं हो रखे होते हैं, तो उन स्पिंचर्स के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट की वजह से कई बार बच्चे जो खाते हैं उसको वापस बाहर फेंक देते हैं, है ना। उन्हें आप कुछ खिलाने की कोशिश करो वो उसे बाहर फेंक देंगे। अब ऐसा नहीं उनका पेट भर गया है, लेकिन उनका स्पिंचर ही अच्छे से डेवलप नहीं है, तो इस वजह से खाना अपने आप बाहर आ जाता है कई बार, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप कहते हो एचएलएसिया, है ना। तो गैस्ट्रो एचएलएसिया या एचएलएसिया इज़ दैट डिसऑर्डर जिसमें बच्चों का ये स्पिंचर अच्छे से डेवलप नहीं हो रखा है। एक प्रॉब्लम होती है गर्ड, GURD, ठीक है। तो गर्ड जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होती है, एसिडिटी बन जाती है, मतलब जो अगर कोई स्टमक का एसिड इस स्पिंचर से होते हुए ईसोफेगस में आ जाए तो आपको यहाँ पे जलन फील होती है, तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज ए गर्ड, ठीक है। तो 2 डिसऑर्डर्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हो,
पहला है एचएलएसिया और दूसरा है गर्ड, है ना। वेयर व्हाट इज दिस गर्ड? गर्ड इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो अपर ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो 2 डिसऑर्डर्स भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अच्छा, इस एचएलएसए को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज कार्डियो स्पाज्म। ठीक है, यहाँ पे जीई कर लो विच इज गर्ड। अरे अयो, ऐसा नहीं होने का, काहे डरा रहे हो? GERD। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ओके, अपर को आप चाहो तो हटा भी सकते हो। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, तो ये 2 प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपके पास पिंचर्स की बात हो चुकी है। अब देखते हैं कि काम क्या होता है स्टमक का। यहाँ हिस्टोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं फंक्शन लिख दूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक? तो पहला काम को पता है, स्टोरेज ऑफ फूड। आपका जो खाना होता है स्टमक में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर होता है। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ फूड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड काम होता है इसकी कि ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है या ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तीसरा जो काम होता है इसका वो है चर्निंग एक्शन। आपको बताया था कि जो आपके जो कार्डियक है ना, जो यू नो योर स्टमक जो है, स्टमक की जो मसल्स हैं, इनर मोस्ट मसल, आउटर मोस्ट मसल, इसमें एक एक्स्ट्रा मसल होती है विच इज़ ऑब्लिक मसल्स। तो इतनी सारी मसल्स होने की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस होता है और जो चर्निंग होती है ना, आपका जो स्टमक है वैसे चर्न करता है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं और इस वजह से प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, और पेरिस्टाल्सिस भी होती है। तो चर्निंग एक्शन ऑफ stomach brought the food into intestine। ठीक है, इस चर्निंग एक्शन की वजह से फूड जो है वो पुश हो पाता है नीचे की तरफ और इंटेस्टाइन में पहुंच पाता है। आइए बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी के बारे में, कौन कौन सी लेयर्स हैं जो इस स्टमक में कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर आप जानते हैं सिरोसा। क्या कोई चेंज होगा? नो सर, कोई चेंज नहीं होगा, विच इज सेम, इट इज मेड अप ऑफ। अच्छा, पिछली बार क्या था? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इस बार इसको सिरोसा ही कहेंगे बिकॉज इसमें क्या पाई जाएगी? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा प्लस में स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड बात, सिरोसा के बाद जो सेकंड लेयर आएगी विच इज़ गोइंग टू बी मस्कुलरिस। लेकिन सर इस बार मस्कुलरिस में एक नई बात हमें जानने को मिलेगी, दैट इज़ कि जो आउटर मोस्ट मस्कुलरिस है जो कि बनी होती है लॉन्गिट्यूडनल से, इस बार जो इनर मोस्ट होती है वो बनी होती है सर्कुलर से। लेकिन बीच में एक और लेयर आएगी विच इज़ मिडिल लेयर एंड दैट इज़ ऑब्लिक। ठीक है, विच इज़ ऑब्लिक। ठीक है, और आपको पता है कि इस सर्कुलर और इस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में ही क्या पाया जाता है? माइंट्रिक प्लेक्सिस। लेकिन वो इंटेस्टाइन की बात है, उसको अभी छोड़ दो, है ना, यहाँ छोड़ दो। चलो, तो ये हो गया आपके पास 3 लेयर। एक एक्स्ट्रा लेयर है ओनली इन स्टमक, सिर्फ स्टमक में ही पाई जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी वाली लेयर के बारे में विच इज़ सबम्यूकोसा। तो क्या सबम्यूकोसा में और लास्ट म्यूकोसा में कोई इंटरेस्टिंग बात है? नहीं सर, सबम्यूकोसा इज सेम जो बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और म्यूकोसा में बस स्पेशल बात क्या है कि म्यूकोसा जो है इस वाले केस में ये HCl से प्रिवेंट करेगी। तो म्यूकोसा जो है इसमें क्या होगा? सिक्रीशन होगा बाइकार्बोनेट का, एंड म्यूकोसा ये दोनों प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ठीक है, तो इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, ये एज इट इज़ है जो हम पहले सीख चुके हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कंप्लीट द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक ऑल्सो। एंड लास्ट में आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। देखें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ सिरोसा। अभी लेयर्स पे ध्यान दो, नाम पे ध्यान मत देना। लेयर सबसे बाहर वाली सिरोसा, उसके नेक्स्ट वाली कौन सी है? विच इज़ लॉन्गिट्यूडनल।
है ना, मस्कुलरिस होगी ये, उसी के 3 पार्ट हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी, ऑब्लिक डायगनली, और ये ऑब्लिक वाली हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिक आएगी फिर सर्कुलर आएगी, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। देन यू कैन सी इसके अलावा ये जो अंदर वाली लेयर है मिकोसा, है ना, ये मिकोसा जो है, मिकोसा सब एक्चुअली में स्मूथ नहीं होती। अगर आप स्टमक को अंदर से देखोगे तो इट्स नॉट अ स्मूथ, इट्स लाइक इट इज़ हैविंग द रिजेस, ऐसे फोल्डिंग्स हैं। तो दीज आर द फोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोसा, और ये फोल्डिंग्स क्या बनाती है, रुगे बनाती है, ठीक है, जो कि चर्निंग एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा ये हो गया आपका पाइलोरिक स्पिंचर, ऊपर वाला हो गया कार्डियक स्पिंचर, है ना, इसोफेजियल स्पिंचर, और ये हो गई इसोफेगस। ये फंडस पार्ट, कार्डियक पार्ट, बॉडी पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो वी हैव टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। लास्ट बात करते हैं कि ये स्टमक क्या रिलीज़ करवा रहा है। तो फंक्शन जान लिया स्टमक का, स्पिंचर्स की बात कर ली, पार्ट्स की बात कर ली, एंड वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट द व्हाट, हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार क्या सिक्रेशन है इसका, क्या सिक्रेशन है। तो आपको पता है कि जो स्टमक है वो रिलीज़ करता है क्या, HCl। काम क्या होता है इस HCl का, HCl जो होता है ये एक्चुअली में हेल्प करता है पहली चीज़ विच इज़ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जो भी एंजाइम स्टमक के अंदर होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है HCl। जैसे सलाइवरी अमाइलेज में कौन था, जो सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने वाला कौन था, क्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे HCl है जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। दूसरा यही HCl जो है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड ऑप्टिमम pH फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए जो pH मेंटेन करना पड़ता है वो कौन बनाएगा, वही HCl बनाएगा। तीसरी बात जो आप ध्यान रख सकते हो, ये सॉफ्ट करता है फूड को, सॉफ्ट इन द फूड। और चौथी बात, इट किल एंजाइम। ये जो मान लो आपने खाना या बर्गर आपने खाया, उस बर्गर में कुछ बैक्टीरिया थे, तो वो अगर मान लो आपके माउथ के लाइजोजाइम जो कि अगेन एंटी बैक्टीरियल है, अगर उससे बच गया तो वो जैसे ही HCl में आएगा तो HCl उसको मार देगा। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि HCl जो है वो किसका पोटेंट किलर है, मतलब कौन है ऐसा बैक्टीरिया, कौन है ऐसा वो पैथोजन जिसको देखते ही मार देगा। HCl का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो इट इज़ द पोटेंट किलर फॉर, इट इज़ द पोटेंट किलर। क्या मतलब होता है पोटेंट किलर का, देखते ही मार देगा, दुश्मनी करता है उससे, ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, उसका ये पोटेंट किलर है, ठीक है। तो ये 4 क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो आप जानते हो कि HCl के अंदर क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया ना इस तरीके से फोल्डिंग्स हैं इसके अंदर। तो ये जो फोल्डिंग्स एक्चुअली में हैं, ये फोल्डिंग्स, इनके अंदर कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स ना एक सिक्रीशन रिलीज़ करवा रही हैं, वी कॉल्ड इट एज अ गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक में क्या रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, तो पहली चीज़ तो इसमें पानी होगा, वाटर। दूसरी चीज़ इसमें होंगे कुछ अदर सब्सटेंसेस। अब क्या है वो अदर सब्सटेंसेस, तो इसमें आपका आ सकता है म्यूकस, इसमें आपका आ सकता है लाइपेस, लेकिन माइल्ड लाइपेस। तीसरा इसमें हो सकते हैं HCl इस गैस्ट्रिक जूस में। इस जूस में क्या क्या होगा, इस जूस में HCl होगा, म्यूकस होगा, लाइपेस होगा। इसके अलावा इसमें होगा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या होता है ये कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको अभी हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है। तो म्यूकस, लाइपेस, HCl, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर्स, हाँ, और कार्बोनेट, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये आपके गैस्ट्रिक जूस में पाई जाएंगी। और गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, तो इसका pH इज़ अराउंड 1 to 1.5, मतलब हाईली एसिडिक। 1 से 1.5 इसका pH होता है। और कितना अमाउंट है जो ये रिलीज़ होता है, तो इसका जो अमाउंट है वो है 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर तक ये रिलीज़ होता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप मान लो खाना नहीं खा रहे हो, आपका पेट अभी खाली है, तो इस टाइम पे भी आपके पेट में HCl होगा, ऐसा नहीं है। ये HCl सिर्फ तभी सिक्रीट होता है, तभी आपके स्टमक में इस HCl की बाढ़ आती है जब आप कुछ खा रहे होते हो,
ठीक है। तो जैसे आपने कुछ खाया, खाना यहाँ पे पहुँचा तो आपके स्टमक को सिग्नल मिल गया और वहाँ से फिर वो रिलीज़ करवा देगा क्या, बहुत सारा HCl, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें विच इज़ पेप्सिनोजन, और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि मेन क्या करने वाले हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं, वो हम आगे सीखेंगे अभी। इससे पहले आते हैं और बात करते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, मतलब आपका ये जो स्टमक था, इस स्टमक के अंदर फोल्डिंग्स थी, उन फोल्डिंग्स ने क्या बना लिया था, ग्लैंड्स बनाई थी, है ना। तो ये जो फोल्डिंग्स थी यहाँ पे, इन फोल्डिंग्स को अगर मैं जूम इन करूँ तो ये फोल्ड कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इस फोल्ड में पाई जाती हैं कुछ सेल्स, या अगर मैं लेयर दिखा रहा हूँ तो इसको मैं फोल्ड अंदर की तरफ बनाता हूँ। मान लो ये जो लेयर थी ना, ये स्टमक है, ये स्टमक की जो ये वाली लेयर है, इस लेयर में अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये फोल्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। तो ये जो फोल्ड है ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ऐसी ये जो लेयर है ना, इसमें फोल्ड्स हैं। तो ये जो फोल्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं, इन फोल्ड के अंदर क्या पाई जाएंगी, कुछ सेल्स पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की सेल्स। ये जो सेल्स मैंने बनाई है, इनमें से कुछ सेल्स होंगी एक टाइप की, कुछ सेल्स होंगी किसी दूसरे टाइप की। तो ये सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स हो सकती हैं, कोई दूसरी सेल किसी और टाइप की हो सकती हैं, तीसरी सेल किसी और टाइप की हो सकती हैं, चौथी सेल किसी और टाइप की हो सकती हैं। तो कौन कौन से टाइप्स की सेल है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल्स पाई जा सकती हैं। गैस्ट्रिक सेल्स क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाएगी, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक। इसका काम क्या है कि ये स्टमक में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवाने वाली है, और उसके लिए कुछ सेल्स हैं जो कि अपना अपना सिक्रीशन निकालने वाले हैं। वो सेल्स कौन कौन से, पहली जो सेल आती है वो होती है गॉबलेट सेल्स, या उसी को आप कहते हो म्यूकस नेक सेल, ठीक है। पहली सेल कौन सी है, गॉबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल। कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट है वो सेल। क्या रिलीज करवा रही है, म्यूकस। तो काम क्या है इसका, इट विल सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करवाएगी। दूसरी वाली जो ग्लैंड है उसे आप कहते हो, सेकंड जो ग्लैंड है ना, उसको आप कहते हो पैराइटल्स सेल्स, या फिर उसे आप कहते हो ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या रिलीज करवाएंगे सर, तो देखते हैं क्या करते हैं ये ऑक्जेंटिक सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं इनका काम होता है, इट्स ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। काम क्या होता है इनका, पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स ये रिलीज करवाते हैं HCl को और साथ में कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से, इट रिलीजेस, ठीक है। दो काम है इनका, पहला एक कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करवाएंगे, दूसरा HCl रिलीज करवाएंगे। काम क्या है HCl का, मैंने आपको लिखवा दिया है कि इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स, है ना, ये उसको पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा। लेकिन कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इसको अभी हम सीखेंगे क्या काम है इस कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो मैं इस पर स्टार मार्क बना दे रहा हूँ ताकि मैं इस पर वापस आऊँगा अभी, ठीक है। इसके अलावा तीसरी सेल्स जो होती हैं उन्हें आप कहते हो दैट इज पेप्टिक सेल्स, या इन्हीं को आप कहते हो जाइमोगन सेल्स, या इन्हीं को आप कहते हो चीफ सेल्स। चीप नहीं चीफ सेल्स, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये रिलीज करवाते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन ये रिलीज करवाते हैं, यू कैन से पेप्सिनोजन, रेनिन और माइल्ड लाइपेज भी, ठीक है, माइल्ड लाइपेज भी। अच्छा, पहले वाली जो गॉबलेट सेल्स हैं ये म्यूकस सिक्रीट करवाएंगी, साथ में ये सिक्रीट करवाएंगी कार्बोनेट आयंस, ठीक है, टू प्रिवेंट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये जो म्यूकस है और कार्बोनेट जो है ये दोनों मिलके स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करने वाले हैं, बिकॉज आप जानते हो HCl इज़ हाईली एसिडिक, 1 से 1.5 इसका pH है। तो इट्स लाइक केमिस्ट्री में हम 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक HCl की, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बूंद को अगर हम ऐसे डालेंगे ना तो यहाँ से आर पार हो जाएगी,
ठीक है, तो इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक वो होता है। तो इट्स द सेम वन, बहुत एसिडिक है तो हमारे पेट में कैसे है वो, तो क्योंकि म्यूकस की जो वॉल है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, वो उसे बाहर नहीं आने देगी। अगर को इस म्यूकस की वॉल में कोई छेद हो गया है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, वो HCl निकल के आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जाएगा और फिर वहाँ पे अल्सर्स कॉज कर सकता है, छाले कॉज कर सकता है, डैमेज कर सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कैसा सीवियर केस है। ओके, तो तीसरे हो गए। इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर स्टिल वो होती है। जैसे चौथी सेल कौन सी होती है, जिसे आप कहते हो G सेल्स, जो लोकल हार्मोन रिलीज करवाएगी, और एक पांचवी होती है आर्जेंटेफिन सेल्स। आर्जेंटेफिन सेल्स ये मेजरली तो वैसे पाई जाती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मगर कुछ मात्रा में स्टमक में भी पाई जाती है। क्या रिलीज़ करवाती हैं, सेरोटोनिन, एक हार्मोन रिलीज़ करवाती हैं ये। वो हार्मोन कौन सा है, वो हार्मोन है सेरोटोनिन। क्या करता है ये हार्मोन, दिस हार्मोन इज वैसोकॉन्ट्रैक्टर, वैसोकॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो स्टमक है, स्टमक की जो अंदर वाली वॉल है उसमें रुगे हैं, उन रुगे को या अंदर वाली वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा ताकि चर्निंग एक्शन हो पाए और खाना डाइजेस्ट हो पाए। तो वो चर्निंग एक्शन इसकी वजह से होता है, आर्जेंटेफिन सेल्स की वजह से। और G सेल्स जो है ये लोकल हार्मोन रिलीज करवाएंगी। कौन सा वाला हार्मोन, गैस्ट्रिन। क्या काम है इस गैस्ट्रिन का, ये स्टमक के अंदर HCl की सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, प्रमोट करेगा। ऑल्दो हम इसका फंक्शन अभी आगे और जानेंगे। ठीक है, गैस्ट्रिन का फंक्शन। आते हैं वापस इस वाली बात पे, क्या है ये कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। एक बार नजर मार लो कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व है। पहली सेल गॉबलेट सेल, दूसरी पैराइटल सेल्स, तीसरी पेप्टिक सेल्स, चौथी G सेल्स और पांचवी आर्जेंटेफिन सेल्स। ये सेल्स मिलके आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से गैस्ट्रिक जूस बनवाती हैं। हम समझ लेते हैं कि इस कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है। तो उसके लिए लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड हियर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या होता है ये कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, समझो इसको। मान लो अगर ये स्टमक है, मान चलो है ये स्टमक, ठीक है, ये जो स्टमक है, इस स्टमक के अंदर वाली जो वॉल है, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, इस कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इट इज़ नेसेसरी। अगर ये नहीं होगा स्टमक के अंदर, कहाँ पे होता है ये, म्यूकस वाली वॉल पे, ये अंदर वाली वॉल है, यहाँ पाया जाएगा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, दिस इज कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, क्या करेगा, ये हेल्प करता है विटामिन B12 जो कि आपको पता है कोबालामीन, उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। अब जैसे मान लो अगर को म्यूकस वाली जो अंदर की वॉल है वो डैमेज हो गई, तो उसमें कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अगर ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। हम रोस्ट केस देखते हैं। व्हाट इफ कासल इंट्रिंसिक फैक्टर इज एब्सेंट। अगर कोई ये एब्सेंट है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसकी एब्सेंस में क्या क्या होने वाला है बॉडी के अंदर उसको जानो। अगर कोई एक कासल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा बॉडी के अंदर तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो आपको पता है विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBCs। तो RBCs जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। अगर RBCs मैच्योर नहीं होंगे तो एक बीमारी हो जाएगी, जिस बीमारी को आप कहते हो पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया जो है ये कॉज हो जाएगी, ठीक है। और दिस पर्निशियस, ये नॉर्मल एनीमिया नहीं है, ये पर्निशियस एनीमिया है, तो इस वाली केस में डेथ भी हो सकती है, कैन लीड टू डेथ, ठीक है। तो इस वाली केस में डेथ भी हो सकती है। कैन यू सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, है ना, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि ठीक है सर अगर ये नहीं होगा तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, होता तो है। अगर किस वाले केस में ये नहीं हो सकता, तो दो तीन कारण है जब कब ये नहीं, कब इसकी एब्सेंस हो सकती है। तो ये जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है
बैक्टर, इसकी एब्सेंस क्यों होगी? तो इसकी जो एब्सेंस हो सकती है वो कुछ कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि पहला कारण एक बैक्टर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अगर कोई ये आपके खाने के साथ स्टमक में चला गया है तो ये स्टमक में पोर्ट्स कर देता है, अल्सर्स कॉज कर देता है, इस वजह से कास्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर काम नहीं कर पाता, पहला कारण। दूसरा कारण एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इट्स अ बैक्टीरिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? मान लो अगर आपके स्टमक में गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर्स क्यों होंगे सर गैस्ट्रिक अल्सर्स? शायद आपका म्यूकस ठीक से सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो म्यूकस कम है और HCl ज़्यादा है, तो अगेन अल्सर्स हो जाएंगे, बिकॉज HCl जो है, म्यूकस जो है वो है ही नहीं वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो HCl की वजह से छाले हो गए आपकी इंटेस्टाइन की वॉल में, सॉरी ये स्टमक की वॉल में, तो इस वजह से कास्टिल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो अगेन पर्निशियस एनीमिया वो कॉज कर सकता है। तो आई होप ये कितना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ चुका है। HCl क्या करेगा? सेम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है अगली वाली स्लाइड पे, ठीक है, ये रहा HCl का फंक्शन। ये होगा गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो आई होप दिस इज़ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, दिस इज़ मच मोर, है ना, इनफ देन हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज़ योर स्टमक को पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है, इसके हमने पार्ट्स पढ़ लिए, इसकी लोकेशंस वगैरह हमने जान ली, स्पिंचर्स के बारे में हमने बात कर ली है, हिस्टोलॉजी भी हमने पढ़ ली इसकी, एंड फाइनली वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और हमने इसके HCl के रोल और गैस्ट्रिक जूस को भी जान लिया। अब इसका डाइजेशन, मतलब कि जो पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम है, रेनिन नाम का एंजाइम है, ये एंजाइम्स कैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, तो वो हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बॉडी में कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है। देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर आपका, जैसे हमने माउथ पढ़ लिया, हमने ईसोफेगस, स्टमक, ये सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ा? एनाटॉमी पढ़ी कि ये दिखते कैसे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ी इनकी, है ना। एक बार फिर से शुरू करेंगे हम 6th या 4th या 5th सेशन के अंदर, जहाँ पे वापस मैं माउथ पे आऊँगा और माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है वो सिखाऊंगा फिर मैं आपको, कि स्लाइवरी अमाइलेज कैसे काम कर रहा है ना, इंटेस्टाइन में कैसे लाइपेज काम कर रहा है, कैसे आपके स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन काम कर रहा है, तो वो डाइजेशन वाला पार्ट हम वापस पढ़ेंगे, जहाँ पे हम शुरू से स्टार्ट करेंगे वापस, ठीक है। तो ये हो गया स्टमक वाला पार्ट कंप्लीट। स्टमक के बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बारे में जानते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको पता है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी की बात करूँ, सबसे पहला पार्ट माउथ, फिर ईसोफेगस मतलब फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम है स्मॉल, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि ये छोटी है। दिस नेम इज वाई स्मॉल बिकॉज डायमीटर इज स्मॉल, डायमीटर इज smaller than large intestine। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला पार्ट जो होता है उसे आप कहते हो ड्यूडेनम, दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसे आप कहते हो जेजुनम, ठीक है, और तीसरा वाला जो पार्ट होता है उसे आप कहते हो इलियम। इलियम में ना सिंगल एम है, सिंगल एल है, डबल एल नहीं है, डबल एल भी आता है, वो अलग इलियम होता है, ये वाला दूसरा इलियम है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन वाला इलियम है। क्या क्या बातें कर सकते हो इसके बारे में? पहली बात, ड्यूडेनम जो है ये आपका सी शेप स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑफ इंटेस्टाइन। जेजुनम जो है ये कॉइल्ड होता है, इलियम भी कैसा होता है? कॉइल्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसका लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 मीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, और तीसरी वाली की होती है 3.5 मीटर। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। जो भी खाना आप नीचे आपका आ रहा है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। लेट मी राइट इट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, है ना। तो ये आप देखोगे तो मैक्सिमम डाइजेशन होता है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ड्यूडेनम जो होता है ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे पेनक्रियास से आने वाली डक्ट इसमें ओपन होगी। तो ड्यूडेनम में कौन ओपन होता है, तो यू कैन से हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है ये ओपन होती है। ये क्या है, क्या काम है, वो हम आगे समझेंगे, बस अभी एज इट इज़ या लिख लो इस बात को। इलियम में कौन ओपन होता है, तो इलियम के अंदर आपको ध्यान रखना है, इलियम जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे होता है एक पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जिसे आप कहते हो सीकम, और इलियम और सीकम के बीच में एक वेल्व होती है जिसे आप कहते हो इलियोसिशियल वेल्व। तो इट इज़ गार्डेड बाय इलियोसिकल वेल्व। ठीक है, एंड ओपन्स इनटू सीकम। ये सीकम के अंदर ओपन होगा। तो जैसे मान लो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है विच इज़ इलियम, और इलियम के बाद क्या आएगा, सीकम आएगा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और बीच में क्या होगी, एक वेल्व होगी। दिस इज गोइंग टू बी वेल्व। ठीक है, इलियोसिशियल वेल्व होगी। याद रखना कि जेजुनम की इलियम की जो वॉल होती है ना वो पतली होती है एज कंपेयर टू जेजुनम। तो वॉल ऑफ इलियम इज थिनर देन वॉल ऑफ जेजुनम। ठीक है, फाइन। तो दिस इज़ व्हाट, ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं किसके। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ तो इट जस्ट अपीयर समथिंग लाइक दिस, कि मान लो ये था स्टमक, ये इसोफेगस, ये हो गया स्टमक। स्टमक के बाद ये पहला वाला जो पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। मैक्सिमम डाइजेशन यही होने वाला है, पहला वाला पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा जेजुनम, जो 2.5 मीटर लंबा है। फिर इसके बाद आएगा तीसरा वाला पार्ट विच इज इलियम, और इलियम जो है वो ओपन होगा सीकम के अंदर विच इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू ओपन इन दिस पार्ट, दिस इज सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे होगी वेल्व, इलियोसिशियल वेल्व। ठीक है, तो ये पार्ट्स हो गया। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। इसकी हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आपको कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी, ऑल्दो हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ भी चुके हैं। देखो, सबसे पहला जो पार्ट आएगा हिस्टोलॉजी में वो कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर विच इज सिरोसा। वापस से रिवाइज करो कौन कौन सी लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, फिर आएगी सब म्यूकोसा, फिर लास्ट आएगी म्यूकोसा। बात कर रहे हैं सिरोसा के बारे में। सिरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, और इस आउटर मोस्ट लेयर में सेम है वही, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, ओके सर। सिंपल स्क्वैमस से बनी होगी, ओके सर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं सर। सेकंड जो लेयर आएगी वो आएगी मस्कुलरिस। क्या मस्कुलरिस में कोई इंपॉर्टेंट बात, शायद देखते हैं। तो पहली तो सिंपल सी बात क्या है कि इसकी आउटर लेयर बनी होगी लॉन्गिट्यूडनल से, और इनर वाली बनी होगी सर्कुलर से। क्या इसके अंदर ऑब्लिक होगी, नहीं सर, ऑब्लिक होती है सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर, यहाँ ऑब्लिक नहीं होगी। यहाँ लिखते हैं इसकी इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप इसमें नोट कर सकते हो, डेट इज़ कि जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल है इनके बीच में पाई जाती है माइंट्रिक प्लेक्सिस, है ना, बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल माइंट्रिक प्लेक्सिस इज प्रेजेंट, जो क्या करवाएगी, जो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन या फिर पेरिस्टल्सिस करवाने वाली है। पेरिस्टल्सिस, फॉर पेरिस्टल्सिस, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया इसका नोट पॉइंट। अब आते हैं तीसरी लेयर। तो मस्कुलरिस के बाद तीसरी लेयर कौन सी आती है, विच इज सबम्यूकोसा। क्या सर सबम्यूकोसा में कोई इंटरेस्टिंग बात है, आइए देखते हैं।
पहली बात तो आप जानते हैं इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पाया जाता है ब्लड वेसल्स और लिम्फ और न्यूरॉन्स, जो भी कुछ होगा, ठीक है। दूसरी इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार सब म्यूकोसा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, आई रिपीट वंस अगेन, ये ड्यूडेनम है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस फर्स्ट पार्ट में बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? सेरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, उसके अंदर वाली सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा लेयर होती है ना, बाहर वाली सेरोसा, मस्कुलरिस, अंदर वाली सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं कुछ ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स को आप कहते हो ब्रूनर्स ग्लैंड। वापस बोलो, इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, इसकी हिस्टोलॉजी पे ध्यान दो, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, अंदर वाली सब मस्कुलरिस, फिर अंदर वाली सब म्यूकोसा। उस सब म्यूकोसा लेयर में पाए जाते हैं क्या? ब्रूनस ग्लैंड। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, दैट इज सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। क्या है ये ड्यूडेनम? विच इज अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, हैव ब्रूनस ग्लैंड। क्या काम है इन ब्रूनस ग्लैंड का? तो ये एल्कलाइन लिक्विड्स या एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और बाकी इसका फंक्शन अभी हम आगे जानेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। जैसे हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ी है ना, ऐसे हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो वेल अभी को सिर्फ इतना याद रखो, इंटेस्टाइन की ग्लैंड कौन सी है? ब्रूनस ग्लैंड। कहाँ होती है? ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा के अंदर। ये सवाल बन सकता है ना, लोकेशन क्या है इसकी, कौन सी लेयर में है? सब म्यूकोसा वाली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरी लेयर सब म्यूकोसा में पाई जाती है ब्रूनस ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पे? ड्यूडेनम के अंदर। क्या करती है? एल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या इसके पास कोई एंजाइम होते हैं? नहीं, ये ऐसी ग्लैंड है जिसके पास कोई एंजाइम नहीं है, बस एक लिक्विड एल्कलाइन फ्लूइड है इसके पास, ठीक है। और क्या हो सकता है? मिजनस प्लेक्सस, वो भी यहीं होता है ना। नेक्स्ट क्या है? एक और बात जो कि है इसके पास मिजनर्स प्लेक्सस भी प्रेजेंट होगा, जो कि रेगुलेट करेगा सिक्रीशन को। इट विल रेगुलेट सिक्रीशन, ठीक है। तो ये दो नोट पॉइंट आप इस वाले लेयर के बारे में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट द सब म्यूकोसा ऑल्सो। इसके बाद लास्ट आते हैं जो कि है म्यूकोसा, और आप जानते हैं म्यूकोसा इज़ दैट लेयर जो कि फोल्ड हो के क्या बनाती है? फोल्ड होके ये इंटेस्टाइन में बनाती है विलाई, माइक्रोविलाई और पिलाइका सर्कुलरिस। आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास पेज है एक्स्ट्रा? दे दो भैया, एक पेज दे दो। हाँ, यहाँ पढ़ लेते हैं। तो चौथी वाली जो लेयर है ना, फोर्थ लेयर, अरे आ जाओ, हाँ फोर्थ लेयर, अभी वहाँ ध्यान मत देना, आप यहाँ पे ध्यान दो अभी, ठीक है। फोर्थ लेयर जो है वो है म्यूकोसा, है ना। और आपको पता है म्यूकोसा जो होती है इसकी फोल्डिंग्स हो जाती है। हालांकि आप जानते हैं म्यूकोसा के 3 पार्ट हैं, मैं लिख दूँ क्या? पहला पार्ट होता है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस इंटरना, जिसके 2 पार्ट होंगे। आउटर मोस्ट लेयर लॉन्गिट्यूडनल से बनी होगी और इनर वाली लेयर किससे बनी होगी? सर्कुलर से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, ठीक है, इससे बनी होगी, ठीक है साहब। नेक्स्ट सेकेंड लेयर कौन सी होती है? लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया। अच्छा, लैमिना प्रोप्रिया के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट क्या कर सकते हैं कि ये जो लैमिना प्रोप्रिया है, लैमिना प्रोप्रिया, अब वापस याद करो, पहला सवाल क्या था कि ब्रूनस ग्लैंड्स कहाँ पाई जाएंगी। पहली बात, ब्रूनस ग्लैंड एक तरह की इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। दूसरी बात, ब्रूनस ग्लैंड जो है पाई जाती है ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा वाली लेयर के अंदर। एक और ग्लैंड पाई जाती है विच इज़ पेयर्स पैचेस, ग्लैंड नहीं है, एक लिम्फॉइड टिश्यू है। तो वो पाया जाता है कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर, इलियम के ये लैमिना प्रोप्रिया में। तो जो इलियम वाला लास्ट वाला पार्ट होगा उसकी म्यूकोसा का जो सेकंड पार्ट है लैमिना प्रोप्रिया, वहाँ पाए जाएंगे पेयर्स पैचेस, ठीक है। देख लो एक बार, फील कर लो मैंने क्या बोला। पहली, दूसरी, तीसरी और जो चौथी वाली लेयर है, तो इंटेस्टाइन का जो लास्ट इलियम वाला पार्ट है उस इलियम के पास लेयर्स होंगी, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा वाली लेयर की जो सेकंड पार्ट है लैमिना प्रोप्रिया, यहाँ पाए जाएंगे पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पेयर्स पैचेस यहाँ पाए जाएंगे, जो क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू है,
ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू मतलब फाइटिंग वाली जगह है जहाँ पे WBC पैथोजेंस के साथ फाइट करने वाली है। तो इट्स लाइक इफ दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बाहर वाली लेयर सेरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, उसके अंदर वाली सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर वाली कौन सी है म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर जो लैमिना प्रोप्रिया है वहाँ पाए जाएंगे पेयर्स पैचेस। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और तीसरी लेयर क्या होती है? तीसरी लेयर जो होती है मस्कुलरिस इंटरना, पहली लेयर, दूसरी वाली लैमिना प्रोप्रिया, तीसरी होती है एंडोथीलियम। और ये जो एंडोथीलियम ऑफ म्यूकोसा है ये फोल्डिंग बनाती है, ये फोल्ड्स हो जाती है, और फोल्ड होके क्या क्या बना सकती है? इट कैन फॉर्म 3 थिंग्स। पहली विलाई या पहली माइक्रोविलाई, यस। सबसे पहले आप मान लो बाहर से अंदर चलते हैं, तो बाहर वाली क्या होगी? प्लाइका सर्कुलरिस, प्लाइका सर्कुलरिस, जिसको आप एक और नाम से जानते हो वैसे, जिसे आप कहते हो कर्करिंग रिंग्स, कर्करिंग्स भी आप इसे कहते हो, ठीक है। दूसरी क्या बना सकते हैं? विलाई, और तीसरी माइक्रोविलाई। और ये तीनों फोल्डिंग्स जो हैं, ये तीनों फोल्डिंग्स मिलके इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया 600 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। इट इंक्रीज सरफेस एरिया 600 टाइम्स, 600 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहला वाला जो फोल्डिंग बनी है, व्हाट डू वी कॉल दिस? फर्स्ट फोल्डिंग। दिस फर्स्ट फोल्डिंग इज कॉल्ड एज कर्करिंग रिंग्स, कर्करिंग्स। इसके बाद जो इसके ऊपर लगी हुई है वो क्या है? वो है विलाई, और विलाई के ऊपर भी क्या होंगी? माइक्रोविलाई। तो ये तीनों फोल्डिंग्स बना के फाइनली देख पा रहे हो कितने ज़्यादा छोटे से डॉट डॉट सी हैं। दीज आर माइक्रोविलाई, देन लास्ट वाली प्लाइका सर्कुलरिस। तो म्यूकोसा की फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। तो शेल बी कंप्लीट दिस हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो। तो इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ये हमने यहाँ पे जान लिया है। इसमें से 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं क्या? ब्रूनस ग्लैंड, और दूसरा लैमिना प्रोप्रिया में पाए जाते हैं क्या? पेयर्स पैचेस, ठीक है। अगर इतना याद हो चुका है तो इट्स मोर देन इनफ, कुछ खास इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, इतना याद रख लो, ठीक है। तो लास्ट आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इंटेस्टाइन की कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर। पहली ग्लैंड को आप कहते हो ब्रूनस ग्लैंड, दूसरी को आप कहते हो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन, ठीक है। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन जिसे आप कहते हो। तो ये 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहले बात करते हैं ब्रूनस ग्लैंड के बारे में। तो ब्रूनस ग्लैंड की लोकेशन क्या है वो आप मुझे बताओगे, है ना। दिस इज़ योर टास्क, बताओ फटाफट से। सर आप सुन रहे हो क्या? कोई नहीं, सुन रहा तो आप कमेंट कर दो, है ना। जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट इट डाउन हियर। और वैसे बताओ मुझे क्या होता है, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। आई हैव द डिजिटल पावर, सुपर पावर। तो ब्रूनस ग्लैंड के पास ये इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन होती है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। अरे बाबा अभी तो लिखवाया था, देखो। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम के पास क्या होती है? ब्रूनस ग्लैंड होती है, ठीक है। ये पहली इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। अच्छा, दूसरी वाली जो ये था ना पेयर्स पैचेस, इसकी लोकेशन क्या है? तो ये इलियम में होती है, इट इज़ इन इलियम, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। तो सब म्यूकोसा में पाई जाती है। अगर क्रिप्स ऑफ लिबरकन की बात करें तो ये दूसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। आई रिपीट, ये इंटेस्टाइन की ग्लैंड है। इंटेस्टाइन के आपको देखना फोल्डिंग्स देखी आपने इस तरीके से, जो विलाई हैं, माइक्रोविलाई हैं। ऐसी फोल्डिंग्स स्टमक में भी थी, जिसको आप रोगे कहते हो। यहाँ क्या कहते हो इसे आप? यहाँ पे से कहते हो कर्करिंग रिंग्स या प्लाइका सर्कुलरिस। तो ये जो विलाई है ना, ये विलाई है, मान लो दीज आर विलाई। तो इन विलाई के बीच बीच में यहाँ पे, जैसे एक विलाई, ये दूसरी विलाई, तो पहली और दूसरी विलाई के बीच में कुछ सेल्स पाई जाते हैं जिसे आप कहते हो क्रिप्स ऑफ लिबरकन। ये दूसरी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। और ब्रूनस ग्लैंड कहाँ होंगी? या नीचे होंगी। ये ब्रूनस ग्लैंड है और ये है क्रिप्स ऑफ लिबरकन, जिसे आप COL कहते हो, है ना, शॉर्ट में COL। तो इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन द विलाई, बिटवीन द विलाई ऑफ म्यूकोसा। भाई विलाई कहाँ पे थी? हाँ, सेरोसा में, मस्कुलरिस में,
या फिर सब म्यूकोसा या म्यूकोसा, तो म्यूकोसा ही है जो विलाय फोल्डिंग्स बनाती है। तो म्यूकोसा की विलाय के बीच में पाई जाती हैं क्या, ये वाली ग्लैंड्स, और ये वाली ग्लैंड्स जो है ये पाई जाती हैं ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, ये हो गया लोकेशन। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि इसका सिक्रीशन क्या होता है। अच्छा, ये कौन सी वाली ग्लैंड है तो एक ग्लैंड ही ना, तो कौन सी ग्लैंड है, कौन से ट्यूब्स हैं, तो ये सिंपल, या आप कह सकते हो ये कंपाउंड से बनी है, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड सिंपल ट्यूब्यूल, या कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड ट्यूब्यूल, और ये बनी है सिंपल स्ट्रेटिफाइड ट्यूब्यूल से। ठीक है, इसके सिक्रीशन की बात करें तो ये क्या सिक्रीट करती है, तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो होता है एल्कलाइन म्यूकस, जिसमें क्या होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या काम है इसका ब्रूनस ग्लैंड का, आपको पता है स्टमक से जो खाना आ रहा है वो हाईली एसिडिक है, उसके ऊपर एसिड चिपका हुआ है। तो जो खाना अगर को मान लो वही वाला खाना सीधा इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वो इंटेस्टाइन में छाले कॉज कर सकता है, इंटेस्टाइन में अल्सर्स कॉज कर सकता है, बिकॉज इट इज़ हाईली एसिडिक। तो जैसे ही वो खाना नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पे फर्स्ट पार्ट कौन सा है जो स्टमक के जस्ट बाद आता है, वो है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में पाई जाती हैं क्या, ये ब्रूनस ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है एल्कलाइन म्यूकस, जो कि उस खाना जो एसिडिक फूड आ रहा है उस फूड को न्यूट्रलाइज कर देगा, बिकॉज इट इज़ एल्कलाइन। बेसिक है ना, एसिडिक फूड आ रहा है, ये बेसिक है, मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ब्रूनस ग्लैंड, दीज आर ब्रूनस ग्लैंड। दूसरे आता है क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट पे, इनका काम क्या होता है, तो इनके सिक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो इनका सिक्रीशन भी एल्कलाइन म्यूकस ही है, इनका सिक्रीशन भी एल्कलाइन और म्यूकस है, लेकिन इसमें ना कुछ और सेल्स भी हैं। जैसे आप देखो ना बहुत सारी सेल्स मैंने बनाई है यहाँ पे, ये सेल्स कौन कौन सी हैं वो लिखते हैं यहाँ पे एक बार। इनके पास कुछ सेल्स होती हैं, है ना, इनके पास कुछ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं, पहली सेल दैट इज गॉबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी, ये वाली मान लो गॉबलेट सेल है। दूसरी इसके पास होती है एंटेरोक्रोमैफिन सेल जो लोकल हार्मोन रिलीज करवाएगी। तीसरी होती है एंटेरोसाइट। चौथी होती है पिनेथ सेल, ये पिनेथ सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ चुका है नीट में, और बोर्ड में भी आता है इससे सवाल। और पांचवी सेल होती है एंटेरोक्रोमैफिन, जो क्या रिलीज करवाएंगे, वही सेरोटोनिन, जिससे क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन होगी, सेरोटोनिन। तो म्यूकोसा जो होती है ना इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, उस म्यूकोसा में पाई जाती हैं क्या ये एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, है ना, सॉरी आर्जेंटेफिन सेल्स। ठीक है, ये सेल्स जो हैं ये सेरोटोनिन को सिक्रीट करवाएंगी, और सेरोटोनिन जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इंटेस्टाइन की अंदर वाली लेयर में, जिससे क्या होगा पेरिस्टाल्सिस होगा। दूसरे पिनेथ सेल जो होते हैं ये रिलीज़ करवाते हैं क्या, पिनेथ सेल रिलीज़ करवाते हैं लाइसोजाइम। बाय चांस अगर मान लो कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया खाने के साथ साथ माउथ को, स्टमक को क्रॉस करते करते इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, तो वहाँ पे अगेन क्या है लाइसोजाइम से जो उसको मार देंगे। ठीक है, तो तीन जगह जहाँ पे लाइसोजाइम मिलता है, पहली जगह सलाइवा के अंदर, दूसरी जगह टीयर्स के अंदर, तीसरी जगह पिनेथ सेल्स। ठीक है, एंटेरोसाइट्स जो हैं ये आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करवाएंगी। एंटेरोक्रोमैफिन जो है ये भी कुछ लोकल हार्मोन्स सिक्रीट करवाते हैं, और जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करवाते हैं। तो ये वाली सेल्स पाई जाती हैं किसमें, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट में, जो कि दूसरी वाली इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। होपफुली ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है, यू आर एबल टू प्रोसेस एवरीथिंग, है ना। अगर लग रहा है कि सर बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया तो यार हैबिट डालो, है ना। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड बोर्ड का एग्ज़ाम हमें देना है आगे, और अच्छे से पढ़ना भी है, तो हैबिट डालो कि यार थोड़ी देर बैठो, टिक के बैठ के आपको पढ़ने की हैबिट लगे, 2-3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ो, है ना, अगर आप ऑनलाइन गो थ्रू कर रहे हो तो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट द ग्लैंड्स हियर। तो एक बार रिव्यू मार लो, एंड वी हैव डन द इंटेस्टाइन ऑल्सो। इंटेस्टाइन में ना ये पाया जाता है मिजेंट्री। मिजेंट्री क्या होता है, देखो इंटेस्टाइन ये एब्डोमेन है,
एब्डोमेन में क्या भरी पड़ी है, इंटेस्टाइन भरी पड़ी है, तो इंटेस्टाइन को एब्डोमेन के साथ चिपकाना भी तो पड़ेगा ना। ये तो एक लंबी सी तार है, उस तार को ऐसे कॉइल करके अंदर चिपकाना पड़ेगा, तो वो इंटेस्टाइन के साथ चिपकती है इस येलो कलर के टिश्यू के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेसेंट्री। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज मेसेंट्री। ये एब्सेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन कॉलॉन। कौन सा कॉलॉन, असेंडिंग कॉलॉन। ये मैं आपको बता दूंगा आगे इसका मतलब ना, अभी सिर्फ इसको लिख लो या मैं आगे ही लिखवा दूंगा इसको। आप सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि क्या होती है मेसेंट्री। ये इंटेस्टाइन को आपके एब्डोमेन के साथ चिपका के रखती है ना। इट कनेक्ट इंटेस्टाइन विथ एब्डोमेन। ये इंटेस्टाइन को एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करती है, मेसेंट्री। ठीक है, अच्छा पीछे आ जाओ, देख लो बराबर से क्या पढ़ा हमने अभी एक बार। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पढ़े, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या क्या मतलब है, कहाँ कहाँ ओपन होता है, सब देख लिया। हिस्टोलॉजी पढ़ ली, हिस्टोलॉजी में 2 ग्लैंड्स हैं, ब्रूनस ग्लैंड्स और आपकी दूसरा हमने पढ़ा पेयर्स पैचेस। इसके अलावा 2 इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। पेयर्स पैचेस कोई इंटेस्टाइनल ग्लैंड नहीं है, ठीक है, ये तो बस एक लिम्फॉइड टिश्यू है, ये है ना। तो पहले हो गए ब्रूनस ग्लैंड, दूसरे हो गए क्रिप्स ऑफ लुबरकन। क्या सिक्रेशन है इनका, इसका क्या सिक्रेशन है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ओके, तो वी हैव टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगेन लार्ज इंटेस्टाइन क्यों, बिकॉज डायमीटर बड़ा है, डायमीटर इज ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वैसे साइज में तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही बड़ी है, लंबी है। ठीक है, इसके कौन से पार्ट्स हैं, इसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है दैट इज सीकम। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है कॉलॉन, और तीसरा पार्ट होता है सिग्मॉइड। इसके बाद आएगा आपका सीधा रेक्टम और एनस। ठीक है, सीकम से शुरुआत करते हैं। सीकम जो है पहला पार्ट है, और सीकम इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये इलियम था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये है सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो ये जंक्शन पे प्रेजेंट है। एंड इट इज़, है ना, यहाँ पे इसके जंक्शन पे क्या होता है, इलियोसीशियल वेल्व भी होती है। तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय या गार्डेड बाय इलियोसीशियल वेल्व, गार्डेड बाय इलियोसीशियल वेल्व। ठीक है, आगे बात सुन में, तो सीकम ही हो गया। अब इसी सीकम से नीचे, मान लो ये सीकम है ना, सीकम के नीचे एक आपको एक ऐसा कॉइल सा स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड दिस कॉइल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बिलो सीकम, सीकम के नीचे देयर इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड ऑर्गन, जिसे आप कहते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, क्या है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, आज काम नहीं करता। पहले लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो ऐसी पत्ते वगैरह खाया करते थे, है ना, उस टाइम पे ये क्या था, ये फंक्शनल था, बिकॉज ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता था, है ना। इट रिलीजेस सम एंजाइम जो सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते थे। मगर आज तो आपको पता है कि हम पेड़ पत्ते तो ना खाते हैं मगर उसे कुक करके खाते हैं, पका के खाते हैं, है ना। तो आज ये काम नहीं करता वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपने आज पेड़ पत्ते खाना शुरू किया तो कल से ही काम करना शुरू कर देगा, नहीं। अभी वेस्टिजियल हो चुका है, अभी काम करना बंद कर चुका है। तो अगर आप खाना स्टार्ट करोगे तो आने वाले हज़ारों सालों के बाद शायद हो सकता है, चांसेस है कि वो काम करना वापस शुरू कर दें, मगर जनरली अभी ये काम नहीं करता है। अच्छा, दूसरी बात कि जनरली मान लो अगर आपका मतलब किसी पर्सन का कोई ऑपरेशन हो रहा है एब्डोमेन के अंदर, तो डॉक्टर्स बिना पूछे इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को जनरली सर्जरी करके निकाल भी देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि अगर कोई आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है तो पड़े होने मतलब निकालने से कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन पड़े होने से एक नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, काम ही नहीं कर रहा। नुकसान क्या है कि ये इसके अंदर ना इन्फ्लामेशन हो सकता है, और उस इन्फ्लामेशन को आप कहते हो अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो वंस अगेन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, इसको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पड़े होने से इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। ठीक है,
तो इट इज़ वेस्टिजियल, मतलब ये पहले फंक्शनल था, आज फंक्शनल नहीं है। और इसका इन्फ्लामेशन को क्या कहते हो, इसके इन्फ्लामेशन को आप कहते हो अपेंडिसाइटिस। कॉलोन पे आते हैं। कॉलोन में आप ध्यान रखना कि कॉलोन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है असेंडिंग कॉलोन, दूसरा पार्ट जो होता है उसे आप कहते हो ट्रांसवर्स कॉलोन, दिखाऊंगा मैं आपको अभी, है ना। और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं कॉलोन के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलोन। और इन्हीं के बीच बीच में कुछ फैट भी पाया जाता है। फैट इज प्रेजेंट। ये कॉलोन ना ऐसे ऐसे होते हैं, हर एक को आप कहते हो हॉस्टोरिया। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूंगा आगे। अभी आगे आते हैं। सिग्मोइड क्या होता है? सिग्मोइड अगेन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट एट द एंडिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन की एंडिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की एंडिंग में प्रेजेंट है और इसमें पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि वाइटामिन्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात, सीकम को भी ना कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यार ये वेस्टिजियल है, किसी काम का नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि सीकम में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वाइटामिन्स का सिक्रेशन करते हैं और आपकी बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट सीकम इज़ वेस्टिजियल, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये वेस्टिजियल नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, वाइटामिन सिक्रेशन करते हैं, वाइटामिन्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। आइए देखते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स आपको बहुत अच्छे डायग्राम में दिखाए गए। एक बार इसे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि दिस इज़ द एलियम, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत हो रही है। बीच में होगा इलियोसेशियल वेल्व होगी और इसी से नीचे लटका हुआ एक पार्ट जिसे आप कहते हो क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वेस्टिजियल है। इसके बाद आपकी शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें होता है कॉलॉन्स। ये ऊपर जाता हुआ कॉलॉन इसे आप कहते हो असेंडिंग कॉलॉन, सामने जाता हुआ इसको एज ट्रांसवर्स और नीचे आते हुए को आप कहते हो डिसेंडिंग कॉलॉन। पहली बात। दूसरी बात, ये कॉलॉन किससे मिलके बने हैं? तो ये कॉलॉन ना हॉस्टोरिया से मिलके बने हैं। हॉस्टोरिया का ये एक सर्कुलर पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, दीज आर हॉस्टोरिया। ठीक है, तो हॉस्टोरिया से मिलके कॉलॉन बने हैं। दिस इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलॉन। एंड देन यू कैन सी इन कॉलॉन्स को जोड़ती हुई एक लाइन, जिस लाइन को आप कहते हो टीनिया कोलाई। ये लाइन जो है आप कहते हो टीनिया कोलाई। ठीक है, तो असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, टीनिया कोलाई हो गया। इसके अलावा जो येलोइश कलर से आप फैट देख पा रहे हैं, दिस फैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफरेंशिएट लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने मान लो इस वाले पार्ट का एक्सरे लिया, तो एक्सरे लेने के बाद तो यार स्मॉल एंड लार्ज दोनों ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, आपस में उलझे पड़े हैं। तो हाउ डू यू नो कि यार कौन सा वाला पार्ट स्मॉल है, कौन सा वाला पार्ट लार्ज है? तो एक्सरे में जहाँ पे येलोइश पैचेस दिखेंगे, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, जो फैट है जो डिफरेंशिएट कर रहा है स्मॉल को लार्ज के साथ। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट। और जहाँ पे ये ऐसे कर्व हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन, उसे आप कहते हो क्या, फ्लेक्चर। ठीक है, कॉलिक फ्लेक्चर, राइट कॉलिक फ्लेक्चर एंड दिस इज लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। लास्ट में आएगा सिग्मॉइड, विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक दो बातें और लिख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। दैट इज़ फाइनली, ये अपेंडिक्स है, इतना छोटा सा होता है, अगर उसे आप हाथ में लोगे तो, जस्ट टू मेक यू फील कि भाई साइज़ कितना होता है अपेंडिक्स का, वो ये इमेज है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि भाई ये वाटर एब्जॉर्प्शन करेगी। वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सम बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं वाइटामिन्स का, वाइटामिन सिंथेसिस। ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं वो, या कौन कौन से बैक्टीरिया तो हैं कुछ, लेकिन कौन कौन से वाइटामिन्स बनाते हैं ये? वाइटामिन्स आप जानते हैं बहुत तरह के होते हैं, A, D, E, K, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से कौन से वाइटामिन्स हमारी बॉडी में खुद बनते हैं या ये बैक्टीरिया बनाते हैं? वो है आपका विटामिन B1, वो है आपका विटामिन B2, वो है आपका विटामिन B12 और विटामिन K।
ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया बनाते हैं खुद से। तो अगर आप इसे अपनी मील में नहीं लोगे तो भी आपकी बॉडी में ये बन रहे होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली आएगा आपका पार्ट विच इज़ रेक्टम और एनस। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी रेक्टम, जहाँ पे फीसिस स्टोर होंगी। उसके बाद आएगा एनस या एनल कैनाल, और लास्ट में आएगा एनस, ठीक है। इसमें से जो पहला वाला पार्ट है, दिस इज रेक्टम, इट इज़ गोइंग टू स्टोर द फीसिस। ये फीसिस को स्टोर करेगा और अप टू 8 आवर्स इट कैन स्टोर द फीसिस। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट एनल कैनाल। इसका जो अपर वाला पार्ट है ना एनल कैनाल का, अपर पार्ट जो है दैट इज यू कैन से, है ना, अपर पार्ट जो है इसका वो होता है यू कैन से इनवॉलेंट्री। वो इनवॉलेंट्री है, कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, जहाँ पे अगेन स्पिंचर होता है, वहाँ पे वेल भी होती है, और ये वॉलेंट्री है, ठीक है, वो वॉलेंट्री है। फाइन। एंड लास्ट में क्या आएगा, एनस आएगा। एनस इज दैट ओपनिंग जहाँ से आप फीसिस को बाहर निकालने वाले हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट दिस इन दिस सेशन, जहाँ पे हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सारी, है ना, हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। थोड़ा सा लेंदी हो गया सेशन, मगर हमने काफ़ी कुछ इसमें डिटेल डिस्कशन किया है। यू कैन सी ये एनसीईआरटी वाला पार्ट है, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि इन पार्ट्स को आप खुद से रीड करेंगे। अभी नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद रेस्ट लेना, पॉज लेना, एनसीईआरटी की बुक उठाना 1-2 घंटे बाद, और इस सारे पार्ट्स को एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। दिस इज़ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कॉइल्ड पार्ट कौन सा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉइल हो रखा है आपस में? तो आप कहेंगे दैट इज़ नथिंग बट इलियम। फाइन। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास, अ मस्कुलर स्पिंचर दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। कौन सा वो स्पिंचर है जो कि ईसोफेगस को स्टमक में ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वह है आपका या तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर, या फिर कार्डियक स्पिंचर, या फिर लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर इज दैट वन, ओके। अगला सवाल आपसे कह रहा है, फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो एक ही काम होता है कि ये म्यूकस पे रिडक्शन करेंगे, दैट इज म्यूसिन नहीं है, म्यूकस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फाइन। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन विच इज़ अ ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर है, और सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को वो अपने पास रखता है। तो देखो 2 जगहों हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक है सिग्मॉइड, एक है सीकम। तो ऑप्शन में सीकम दिया हुआ है तो सीकम लगाओगे, अगर को सिग्मॉइड दिया तो सिग्मॉइड लगाओगे। प्रायोरिटी आप दोगे सिग्मॉइड को, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहे थे, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस हाउ मेनी हिस्टोलॉजिकल लेयर। तो कितनी लेयर्स आती हैं उसमें? तो आप जानते हैं 4 लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट इज सेरोसा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, फिर आएगी सब मिकोसा, और लास्ट आएगी मिकोसा। मिकोसा लेयर डेट फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड्स। मिकोसा लेयर जो फोल्ड्स बनाती है, व्हाट दीज फोल्ड्स आर इन द केस ऑफ स्टमक, तो वो हैं आपके रोगे, ठीक है। तो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस हियर, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट मुलाकात में, जहाँ पे हम डाइजेशन को शुरू कर रहे होंगे। या आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका लिवर और गॉल ब्लैडर, है ना, और पेनक्रियास, ये 3 स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे फिर आपका डाइजेशन वाला प्रोसेस, कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, इंटेस्टाइन में कैसे होता है, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेशन की DPP मिल जाएगी, उस DPP को अटेंड करना मत भूलना। एंड लेट्स सी कितने सेशंस में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एंड तुम अपनी पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that